हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सीड साइंस का लास्ट लेक्चर, जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट के बारे में, जहां से हमेशा आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसके अलावा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में, और हम कुछ फैक्ट्स के बारे में आज के सेशन में बात करने वाले हैं। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले, हाँ जी आप लोग आ चुके हैं, तो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट टेबल्स हैं, जैसे कि आइसोलेशन डिस्टेंस के टेबल्स हैं या एसएमआर के टेबल्स हैं, वो मैंने यहाँ पे आपको आज अलग से दे दिए हैं। कल के टेबल्स में क्या हुआ था, जो रेशो वाला था ना, रेशो वाला कॉलम उड़ गया था, तो वो मैंने आपको इसीलिए कल के नोट्स में अपलोड नहीं करवाया था। आज मैंने प्रॉपर चेंजेस करके यहाँ पे वो डाल दिया है आज की पीडीएफ पे, तो आज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं। हाँ जी, हेलो हेलो, गुड इवनिंग। तो जैसा कि मैंने आप सबको बता दिया, इंफॉर्मेशन दे दी कि जो टेबल्स हैं वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं आज के सेशन में। तो हम बात कर रहे थे एसएमआर की, दैट इज सीड मल्टीप्लिकेशन रेशो की, और हमने बोला था कि एसएमआर क्या होता है कि एक सीड से कितने हमें बीज मिल रहे हैं, एक बीज से कितने बीज मिल रहे हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, एसएमआर बोल देते हैं। और सीड रिप्लेसमेंट रेट की जब हम बात करते हैं एसआरआर की, तो सीड रिप्लेसमेंट रेट क्या होता है। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जो भी अभी आ रहे हैं। सीड रिप्लेसमेंट रेट क्या होता है कि कोई फार्मर क्या करता है, कुछ सीड को खरीदता है और उसके बाद में वो क्या करता है, कुछ सीड्स को सो कर देता है, कुछ को वो अगले सीजन के लिए रख लेता है। जिन सीड को वो सेव कर लेता है उसको बोला जाता है फार्म सेव्ड सीड्स, कि फार्म से जो उसने सीड बचा लिए, जिनको उसने सो ही नहीं किया, तो एक्चुअल जो भी वो सीड को वहां पे यूज कर रहा है उसको हम बोल देते हैं सीड रिप्लेसमेंट रेट, की एक्चुअल में कितने एरिया में वो सीड को, सर्टिफाइड सीड को ग्रो कर रहा है। ओके, तो एसएमआर बता दिया आपको, एसआरआर बता दिया आपको। अब पूछा जाता है कि हाइब्रिड सीड के केस में 100% आपका पाया जाता है रेट, क्योंकि हाइब्रिड सीड आपको पता है कि एक ही बार आपके यूज होने हैं, तो हाइब्रिड सीड में 100% पाया जाता है। अब जब हम एसएमआर की बात करते हैं तो आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एसएमआर किस में सबसे कम पाया जाता है, किस क्रॉप में उससे ज्यादा पाया जाएगा, इस बारे में भी टेबल में आज हम बात करेंगे। आई होप सब लोग आ चुके हैं। हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन, सब लोग आ गए हैं। तो आप सबके लिए भी मैं ये चीज बता देती हूँ कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सीड टेस्ट के बारे में, कुछ फैक्ट्स के बारे में और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में, यानी कि आईपीआर के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहती हूं कि जो टेबल्स हैं, एसएमआर के टेबल्स हैं, उसमें थोड़ा सा कुछ छोटा सा मिस्टेक था, वो मैंने करेक्ट कर दिया है, और वो जो टेबल है आज मैंने इस पीडीएफ में आपको दे दिया है। ठीक है, इसलिए कल की पीडीएफ में वो इंक्लूड मैंने नहीं किया था। ठीक है जी, जितने भी लोग आए हैं सबको इंफॉर्मेशन मिल गई अब। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि एक तो हम पढ़ेंगे सीड वायबिलिटी के बारे में और सीड टेस्टिंग के बारे में, ऑब्जेक्शनेबल वीड्स की बात करेंगे, आइसोलेशन डिस्टेंस की बात करेंगे, टेस्ट वेट की बात करेंगे, एसएमआर की बात करेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो वायबिलिटी क्या होता है। वायबिलिटी का मतलब होता है कि सीड का जो कैपेसिटी है जर्मिनेट करने की, यानी कि सीड जिंदा है। वायबिलिटी मीन्स कि सीड इज अलाइव। तो सीड की जो वायबिलिटी है या कैपेसिटी है जर्मिनेट करने की, उसको हम क्या बोल देते हैं, सीड वायबिलिटी बोल देते हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इट इज द एबिलिटी ऑफ एम्ब्रियो और सीड टू लीव, ग्रो एंड डेवलप इनटू अ नॉर्मल सीडलिंग अंडर फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस, कि ये किसी भी एम्ब्रियो की या किसी भी सीड की एबिलिटी है कि वो ग्रो करके एक नॉर्मल सीडलिंग बनाएगा, कब, फेवरेबल कंडीशंस में। वायबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो बार्ले में वायबिलिटी का मेजरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हमें, क्योंकि बार्ली में क्या होता है, माल्टिंग की जाती है, तो माल्टिंग प्रोसेस के लिए जो बार्ली की वायबिलिटी है उसका मेजरमेंट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। बायोकेमिकली अगर हम बात करें कि हमें वायबिलिटी टेस्ट करने हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ मेथड्स हैं, जैसे कि टेट्राजोलियम टेस्ट है, इंडिगो कार्बिन टेस्ट है, गार्डा टेस्ट है, फेरिक क्लोराइड टेस्ट है। ये सारे टेस्ट आपके वायबिलिटी के लिए किए जाते हैं। अब शुरू करेंगे हम पहले टेस्ट के साथ में, जिसका नाम है टेट्राजोलियम टेस्ट। जो टेट्राजोलियम टेस्ट है इसको शॉर्ट में टीजेड टेस्ट भी बोल दिया जाता है।
तो टेट्राजोलियम टेस्ट को हम TZ टेस्ट भी बोल देते हैं शॉर्ट में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज की ये किसने दिया था, लेकॉन ने दिया था। कब दिया था, 1942 में दिया था। तो पहली चीज क्या है कि किसने दिया है ये वाला टेस्ट, लेकॉन ने दिया है। कौन सी ईयर में दिया है, 1942 में दिया है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि टेट्राजोलियम टेस्ट करने के बाद जो वायबल सीड्स होते हैं उनमें हमें कौन से कलर का स्टेन देखने को मिलता है। तो टेट्राजोलियम टेस्ट करने के बाद वायबल सीड्स में हमें डीप रेड कलर देखने को मिलता है। ठीक है, कौन सा कलर देखने को मिलता है, डीप रेड कलर। किसमें, वायबल सीड्स में। अब इसमें ये जो आपका टेट्राजोलियम टेस्ट है इसी को हम बायोकेमिकल टेस्ट भी बोल देते हैं। अगर केमिकल की बात करें तो केमिकल कौन कौन सा इसमें यूज किया जाता है, 2,3,4 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड TTC एंड ब्रोमाइड। ठीक है, यानी कि 2,4 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड या फिर 2,3,4 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम ब्रोमाइड, इसके लिए यूज किया जाता है। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज कि जितने भी यहाँ पे लिविंग सेल्स होते हैं वो एक पिगमेंट बनाते हैं और वो जो पिगमेंट है वो नॉन डिफ्यूजिबल होता है और वो पिगमेंट को बोला जाता है फॉर्माजन। और ये जो फॉर्माजन होता है इसका जो कलर होता है वो चेरी रेड कलर का होता है। तो जितने भी लिविंग सेल्स हैं या लिविंग टिश्यूज हैं सीड के, वो स्टेबल और नॉन डिफ्यूजिबल पिगमेंट बनाते हैं इस टेस्ट में, जिसको बोला जाता है फॉर्माजन। और फॉर्माजन का जो कलर होता है वो कैसा होता है, ब्राइट चेरी रेड का कलर का वो होता है। तो अगर हमें जिसमें कंप्लीट स्टेनिंग हो जाती है वो हमें कैसा दिखता है, रेड कलर का दिखता है। और जिसमें बिल्कुल भी स्टेनिंग नहीं दिखेगी दैट मींस वो कैसा है, नॉन वायबल सीड है। तो यहां पे आपको याद रखना है कि जहां पे भी रेड कलर की स्टेन दिखेगी वो वायबल है और जहां पे आपको कोई भी स्टेन नहीं दिखेगी वो क्या होता है, नॉन वायबल। ठीक है, लग गया पता टेट्राजोलियम टेस्ट के बारे में, किसने दिया था, कौन सा कलर देखने को मिलता है, कौन सा कंपाउंड बनता है। नाउ अब ये फोटो आप देख सकते हैं, ये टेट्राजोलियम टेस्ट का फोटो है। ठीक है, अगली बात करते हैं ग्रोडेक्स टेस्ट की। अब ग्रोडेक्स टेस्ट क्या होता है, वो सीड जर्मिनेशन का इंडिकेटर टेस्ट है। और इसमें केस में क्या होता है, इसके केस में जैसे जो टेट्राजोलियम टेस्ट है उसकी तरह ही होता है, लेकिन इसके केस में हम ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम ब्रोमाइड यूज करते हैं। इसके केस में हम ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम ब्रोमाइड यूज करते हैं। अगले टेस्ट की बात करते हैं। अगला टेस्ट हमारे पास में है गाडा, दैट इज ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एक्टिविटीज टेस्ट। अगला टेस्ट हमारे पास में गाडा टेस्ट जिसका नाम है ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एक्टिविटी टेस्ट। सबसे पहला पॉइंट किसने दिया था, लिंको ने दिया था। कौन से ईयर में दिया था, 1961 में दिया था। पहला पॉइंट क्या है, लिंको ने दिया था 1961 में। दूसरा पॉइंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है, तो ये टेस्ट यूज किया जाता है मोनोकॉट्स के लिए। डाइकॉट से ज्यादा हम किसके लिए इसको प्रेफर करते हैं, मोनोकॉट्स को प्रेफर करते हैं। तो गाडा टेस्ट मेनली आपका मोनोकॉट्स के लिए सुटेबल है। अगला, अब इसमें क्या होता है, बेसिकली इसमें हम क्या चेक करते हैं, कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी ऑफ द सीड। जो सीड की डीकार्बोक्सिलेज एक्टिविटी है उसको इस टेस्ट में चेक किया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि इसमें क्या होता है, जो ग्लूटामिक एसिड है उसका हम यूज करेंगे और उसकी वजह से जो कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इवॉल्व करती है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है ये आपकी सीड से, जो वायबल सीड है उससे निकलती है। जितना आपका कार्बन डाइऑक्साइड रेट निकलेगा वो डिपेंड करता है कि कितना डी कार्बोक्सिलेज आपका सीड के अंदर प्रेजेंट है। यानी कि जितना हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा पर ग्राम ऑफ द सीड पर आवर, उतना ही सीड क्या होगा, वायबल होगा। तो गाडा टेस्ट में बेसिकली हम डी कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी को देखते हैं और गाडा टेस्ट में हम क्या देखते हैं कि एक सीड से कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है पर आवर, और जिस सीड से जितना कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा पर आवर वो सीड उतना ही ज्यादा वायबल होगा। देख लेते हैं थ्योरी में क्या लिखा है। It was given by Linko in the year 1961. It is most suitable for monocots, wheat and maize than dicots. When unimbibed homogenized seed placed in glutamic acid, then carbon dioxide evolves.
High carbon dioxide evolves in viable seeds by decarboxylate activity of the seed. In this test, glutamic acid are used, which result in the evolution of carbon dioxide. Rate of carbon dioxide evolution is dependent on the action of decarboxylase present within the seed. Higher the rate of carbon dioxide evolved per gram of seed per hour indicate the viability of seed lot. ये तो हमने बोल दिया कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा उतना ज्यादा सीड लॉट क्या होगा, अपना वायबल होगा। अगले टेस्ट की बात करते हैं इंडिगो कार्मिन टेस्ट की। अब इंडिगो कार्मिन टेस्ट में क्या होता है, ब्लू कलर देखने को मिलता है हमें। अब ये जो ब्लू कलर हमें देखने को मिलेगा ये आपका डेड सीड्स में देखने को मिलेगा, और जो आपके लाइव सीड्स होंगे उसमें हमें कोई कलर नहीं देखने को मिलेगा। यानी कि अगर हम इंडिगो कार्मिन टेस्ट की बात करते हैं तो इंडिगो कार्मिन टेस्ट बेसिकली किस चीज को स्टेन करता है, डेड एरियाज ऑफ एम्ब्रियो। जो इंडिगो कार्मिन टेस्ट है ये किसको, इतनी देर से हम वायबिलिटी की बात कर रहे हैं ना, यहां पे जब हम इंडिगो कार्मिन टेस्ट की बात करते हैं ये क्या करता है, डेड एरियाज ऑफ द एम्ब्रियो को स्टेन करता है। तो देख लेते हैं इसके बारे में भी। 0.05% इंडिगो कार्मिन, ये एक डाई है और ये ब्लू कलर की होती है, तो 0.05% इंडिगो कार्पिन विच इज डाई सोडियम 5 इंडिगो डाइसल्फोनेट विच इज सॉल्यूबल इन इंडिगो ब्लू, जो कि इंडिगो ब्लू में क्या है, डाई सॉल्यूबल है। ब्लू कलर डेवलप्स कलर फॉर डेड सीड्स एंड लाइव सीड्स डू नॉट स्टेन। इट इज सेंसिटिव टू लाइट। दिस टेस्ट इज यूज्ड इन यूरोप फॉर डिटरमाइनिंग द वैलिडिटी ऑफ श्रब सीड्स की वाइबिलिटी अगर हमने देखनी है श्रब सीड्स की तो ये टेस्ट यूरोप में किया जाता है, और ये सिर्फ और सिर्फ डेड एरिया ऑफ द एम्ब्रियो को क्या करता है, स्टेन करता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब आप इंडिगो कार्मिन टेस्ट की बात करोगे ये डेड एरिया को स्टेन करता है। टेट्राजोलियम की बात कर रहे थे वो लाइव एम्ब्रियोज को स्टेन करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। फिजियोलॉजिकल मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द सीड वायबिलिटी इंक्लूड्स यूरिन शुगर एनालिसिस पेपर टेस्ट, एम्ब्रियो एक्सीजन टेस्ट, सीड लिचेट कंडक्टिविटी टेस्ट, लिचेट कलर टेस्ट, सीड क्रशिंग टेस्ट एंड एक्सेलरेटेड एजिंग टेस्ट। अब ये जितने भी मेथड्स हैं, पहले हम कौन से पढ़ रहे थे, पहले हम बायोकेमिकल मेथड्स पढ़ रहे थे। अब हम बात करेंगे फिजियोलॉजिकल मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग सीड वायबिलिटी। पहले हमने कौन से डिस्कस किए, बायोकेमिकल मेथड्स की बात की। अब हम बात करेंगे फिजियोलॉजिकल मेथड्स की। तो फिजियोलॉजिकल मेथड्स की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला टेस्ट हमारे पास है यूएसएपी टेस्ट। यूएसएपी स्टैंड्स फॉर यूरिन शुगर एनालिसिस पेपर टेस्ट। यूरिन शुगर एनालिसिस पेपर टेस्ट। अगर हम यूएसएपी की बात करते हैं तो इसके केस में क्या होता है, जो वायबल सीड्स होते हैं वो स्टेन नहीं होते हैं, और इसके केस में हम क्या यूज करते हैं, यूरिन शुगर एनालिसिस पेपर यूज करते हैं, जिसको हम टेस्ट टेप बोलते हैं। यहां पे देख रहे हो टेस्ट टेप, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली टेस्ट टेप बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, मेनली जो टेस्ट टेप है उसका यूज करते हैं, और हम देखते हैं कि सीड के अंदर कितना ग्लूकोज प्रेजेंट है। तो सीड के अंदर ग्लूकोज को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, यूरिन शुगर एनालिसिस पेपर टेस्ट करते हैं। यहाँ पे आप फोटो देख रहे हो, जैसे कि ये जो है ये टेस्ट टेप है, इसके साथ में देखो एक हमारे पास स्ट्रिप है, इसका हम कलर देख रहे हैं, और साथ में ये जो हमारे पास में इंस्ट्रूमेंट है इसके कलर के साथ मैच कर रहे हैं। तो सीड के केस में ये किस तरह से यूज होता है इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो टेस्ट किसने दिया था, ताक्यागी एंड मुराकामी ने इसको दिया था, सबसे पहले मुराकामी ने 1968 में। और इसमें हम क्या करते हैं, जो इसका मेन डिटेक्शन मेथड क्या है, ग्लूकोज एक्सक्लूजन फ्रॉम डेड सीड्स। डेड सीड्स से हम क्या करते हैं, ग्लूकोज को एक्सक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे जब हम टेस्ट की बात करते हैं तो वायबल सीड्स में कोई स्टेन आपको देखने को नहीं मिलेगा, और इस मेथड में हम क्या यूज करते हैं, टेस्ट टेप का यूज करते हैं, या जो क्लीनिंग स्टिक्स इनको हम बोल देते हैं, जो सामने इंस्ट्रूमेंट है इसका यूज करते हैं, ताकि हम ग्लूकोज का लेवल देख सके सीड्स में। अब इसमें हम कैसे चेक करते हैं, वन एंड ऑफ यूएसएपी इज डिप्ड इन वाटर टेकन फ्रॉम सोकिंग द सीड्स। अब हम क्या करेंगे, सीड को हम क्या करेंगे, सोक कर देंगे, और सोक करने के बाद हम क्या करेंगे, एक एंड जो होगा इसका, इसको हम क्या करेंगे, वाटर में डिप कर देंगे।
उसके बाद में जो बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ डेड सीड्स है ना, चाहे वो 5% ही डेड सीड क्यों नहीं है, वो भी हम इस मेथड से क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। यानी कि वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ जो हमारे पास डेड सीड्स हैं वो भी इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर देते हैं। तो यहां पे हम क्या करेंगे, ये जो कलर है टेस्ट टेप का, ये आपका येलो से ग्रीन हो जाता है 1 मिनट के बाद में, और जो क्लीनिंग स्टिक्स है वो आपका फिर डार्क ब्लू हो जाता है 3 मिनट ऑफ द डिपिंग पीरियड के बाद में। अब ये जो हमें कलर देखने को मिल रहा है स्ट्रिप पे, उसको हम देखेंगे, और जो हमारे पास में क्लीनिंग स्टिक्स का कलर है ग्लूकोज कंटेंट का, उसके साथ में चेक करेंगे। अगर वायबल सीड की बात करेंगे, देखना इसका कलर देख रहे हो ना यहाँ पे, और इसका कलर देख रहे हो, तो यहां हम क्या कर रहे हैं, कलर को चेक कर रहे हैं कि किसका कलर कैसा हो गया है। अगर हम वायबल सीड की बात करेंगे तो वायबल सीड में कोई भी कलर चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा, और टेस्ट पेपर पे कोई भी आपको कलर चेंज देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप डेड सीड की बात करोगे तो यहां पे जो कलर है वो आपका डार्क ग्रीन आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो मेथड है ये वायबिलिटी ऑफ सीड को चेक करने के लिए यूज होता है, जैसे कि पैडी में हो गया, बार्ले में हो गया, और इसमें हम क्या करते हैं, सीड को सोक करके रखेंगे और जो उसका वाटर है उसको यूज करेंगे ग्लूकोज टेस्ट को चेक करने के लिए, या ग्लूकोज को कंडक्ट करने के लिए कि कितना ग्लूकोज प्रेजेंट है। तो वो जो आपका ग्लूकोज होगा वो बताएगा कि डेड सेल में कितना ग्लूकोज है, और वायबल सेल में बिल्कुल भी स्टेन का कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन डेड सेल में जो कलर है वो हमें यहाँ पे डार्क ग्रीन का देखने को मिलेगा। तो अगर डार्क ग्रीन कलर देखने को मिल रहा है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, डेड सेल्स को इंडिकेट कर रहा है। यहां तक पता चला टेस्ट के बारे में, बताइए यहां तक क्लियर है सबको, यहां तक समझ में आया। नाउ दूसरा हमारे पास में जो मेथड है दैट इज एम्ब्रियो एक्सीजन टेस्ट या एम्ब्रियो कल्चर टेस्ट। अब एम्ब्रियो कल्चर टेस्ट की अगर हम बात करते हैं, एम्ब्रियो कल्चर टेस्ट कैसे किया जाता है, हम क्या करेंगे, एम्ब्रियो को एक्सरसाइज करेंगे, या सीड को पहले स्टरलाइज किया, एम्ब्रियो को निकाल लिया, और उसके बाद में हम इसको कहां करेंगे, एक पेट्री प्लेट लेंगे, उसमें हम फिल्टर पेपर रखेंगे और फिल्टर पेपर को थोड़ा सा गीला कर देंगे, मॉइस्ट कर देंगे, ताकि जो एम्ब्रियो है उसको मॉइस्चर मिले। अब क्या होगा, उसको प्रॉपर कंडीशन जैसे मिलेंगे एम्ब्रियो क्या करेगा, जर्मिनेट कर जाएगा। तो ये जो हमारा एम्ब्रियो एक्सीजन टेस्ट है इसमें हम क्या करते हैं, सरफेस को डिसइंफेक्ट करने के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज करेंगे, और जो सीड स्लोली जर्मिनेट करता है या जिसके केस में डोरमेंसी पीरियड होता है, उसके केस में हम क्या करते हैं, जो एम्ब्रियो वाला पार्ट है ना उसको निकाल लेते हैं। तो जहां पे भी डोरमेंसी के सीड्स हमें देखने को मिलते हैं या स्लो जर्मिनेटिंग वाले हैं, उनमें हम एम्ब्रियो को निकाल के जर्मिनेशन कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एम्ब्रियो को एक्सरसाइज कर देंगे, निकाल देंगे, और यहाँ पे जैसा आप देख सकते हो कि निकाल के हमने क्या किया, पेट्री प्लेट पे रख दिया। अब कुछ टाइम के बाद में क्या होगा, ये जो आपके एम्ब्रियो होते हैं ये जर्मिनेट कर जाएंगे। जो जो एम्ब्रियो जर्मिनेट कर गए, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, वो एम्ब्रियो क्या है, आपके वायबल हैं, और जो जो जर्मिनेट नहीं किए वो आपके क्या है, नॉन वायबल हैं या फिर डेड एम्ब्रियोस है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट इज फेरिक क्लोराइड टेस्ट। तो अगर हम फेरिक क्लोराइड टेस्ट की बात करते हैं तो फेरिक क्लोराइड टेस्ट क्या बताता है कि लेग्यूम्स में कितना मैकेनिकल डैमेज है। फेरिक क्लोराइड में जो हम फेरिक क्लोराइड यूज करते हैं लेग्यूम्स के केस में, तो वहां पे अगर हमें ब्लैक कलर देखने को मिलता है, तो जहां जहां हमें इंजरी देखने को मिलेगी या मैकेनिकली जहां जहां इंजरी होगी वो सारे एरिया ब्लैक टर्न हो जाएंगे। तो फेरिक क्लोराइड में क्या होता है, जैसे लेग्यूम्स के केस में जो आपका सीड है वो कैसा हो जाता है, ब्लैक हो जाता है अगर हम उसको फेरिक क्लोराइड के सॉल्यूशन में रखते हैं। तो मैकेनिकली जो डैमेज बताता है वो कौन सा टेस्ट बताता है, फेरिक क्लोराइड बताता है। ठीक है, मैकेनिकली जो डैमेज बताता है वो कौन बताता है, फेरिक क्लोराइड बताता है। अगला है सीड लीचेट कंडक्टिविटी टेस्ट, SLC बोल देते हैं। तो जितना ज्यादा, जैसे आपने क्या किया, पानी को भिगो के रखा पानी में, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन आपको लिचेट्स का यहाँ पे देखने को मिलेगा उतनी ही ज्यादा पुअर वाइबिलिटी होगी सीड की। लिचेट क्या होता है हमने बताया था। तो जितना ज्यादा आप क्या करोगे, सीड को जैसे पानी में भिगो दिया, जितने नंबर ऑफ लिचेट्स वहां पे देखने को मिलेगा, जितनी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतनी ही सीड की वाइबिलिटी क्या होगी, कम होगी। हमने पढ़ा था ना कि जब लिचेट ज्यादा होते हैं सीड में तो डोरमेंसी आती है,
है ना, जर्मिनेशन प्रॉपर नहीं होती। तो यहाँ पे भी जब हम बात करते हैं हायर कंसेंट्रेशन की, लीच्ड आयन जितने ज्यादा होंगे उतनी ही पुअर वायबिलिटी ऑफ हमें सीड देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां तक पता चल गया। तो अभी एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूं आप लोगों के लिए। पहले हमने बोला कौन सा, टेट्राजोलियम टेस्ट, जिसमें हमने बोला कि सीड का जो कलर है वो कैसा होता है, वायबल सीड्स का रेड कलर हमें देखने को मिलता है, नॉन वायबल कैसे होंगे, अनस्टेन्ड होंगे। दूसरा हमने बात की ग्रोडेक्स टेस्ट के बारे में, जिसमें ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम ब्रोमाइड का यूज किया जाता है। तीसरी हमने बात की गाडा टेस्ट के बारे में, जिसमें हमने बोला कि मोनोकॉट्स के लिए इस टेस्ट को प्रेफर किया जाता है और इसका पता कैसे लगाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से। जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आपका निकलेगा उतना ज्यादा ही वायबल आपका क्या है, सीड है। देन हमने बात की इंडिगो कार्मिन टेस्ट के बारे में, और इसमें हमने बोला कि इंडिगो कार्मिन टेस्ट याद रखना है कि डेड एम्ब्रियोस को स्टेन करता है, लाइव को स्टेन नहीं करता है। तो जो इंडिगो कार्मिन टेस्ट है ये आपका डेड सेल्स के लिए यूज किया जाता है, लाइव सेल्स में यूज नहीं होता है। फिर हमने फिजियोलॉजिकल मेथड्स में कुछ बातें की, जैसे कि यूरिन शुगर एनालिसिस पेपर की बात की, जहां पे हमने बोला कि डेड में हम ग्लूकोज लेवल देखेंगे। जहां पे भी आपको यहाँ पे कलर देखने को ग्रीन देखने को मिलेगा, डार्क ग्रीन, दैट मीन्स वो डेड पार्ट है। जहां पे कलर नहीं देखने को मिलेगा दैट मीन्स वो कैसा है, लाइव पार्ट है। देन हमने बात की एम्ब्रो एक्सीजन मेथड की, जहां पे जर्मिनेशन डिफिकल्ट होता है या जहां पे डॉर्मेंसी होती है, वहां पे एम्ब्रो को निकाल के फिल्टर पेपर पे, मॉइस्ट पेपर पे जर्मिनेट करवा देते हैं। फिर हमने बात की फेरिक क्लोराइड टेस्ट की। तो लेग्यूम्स में किसी भी तरह का कोई मैकेनिकल डैमेज अगर हमें देखना है, चेक करना है, तो हम फेरिक क्लोराइड के सॉल्यूशन में डाल देंगे। अगर वो एरिया ब्लैक हो जाता है तो इसको हम क्या बोल देते हैं कि ये कैसा है, फेरिक क्लोराइड का क्या है, बेसिकली टेस्ट है। अगला हमारे पास में सीड लिचेट कंडक्टिविटी टेस्ट। तो सीड लिचेट में हमने क्या बोला कि जितना ज्यादा आयन कंसेंट्रेशन हमें देखने को मिलेगा उतना पुअर वायबिलिटी ऑफ द सीड होगा। यहां तक क्लियर है बेटा? अभी कंटिन्यू करते हैं, यहां तक सबको पता चल गया? चलिए, तो अब इन्हीं टेस्ट को अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं। 2-3 टेस्ट हमारे पास में बच गए हैं और उसके बाद में हम अगला टॉपिक अपना इसके बाद स्टार्ट करेंगे। यहां तक टेस्ट सबको समझ में आए, सबको क्लियर है यहां तक? तो बताओ फटाफट से। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास में है लिचेट कलर टेस्ट एंड सीड क्रशिंग टेस्ट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो लिचेट कलर टेस्ट है या सीड सेट आपका टेस्टिंग क्रशिंग टेस्ट है, ये आपका जूट में किया जाता है। अब इस टेस्ट में क्या किया जाता है, वायबिलिटी चेक की जाती है, किसके लिए, जूट सीड्स के लिए, याद रखना है। इसमें क्या किया जाता है, जो जूट सीड्स हैं उनकी वायबिलिटी की जाती है चेक। वायबिलिटी को हम कैसे चेक करते हैं कि जहां पे भी सीड्स में आपको, जैसे आप क्या करोगे, यहाँ पे सीड्स को अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, पानी में रखते हैं, अभी मैं बताऊंगी। जहां पे भी आपको ब्राउन कलर देखने को मिलेगा वहां पे सीड्स आपके क्या होंगे, नॉन वायबल होंगे। कैसे, अभी देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 50 ग्राम ऑफ सीड को 200 ml पानी में भिगो के रख देंगे 3 से 4 घंटे के लिए। जूट की बात कर रहे हैं, हमने क्या किया, सीड्स को लिया और 200 ml ऑफ पानी में रखा, कितनी देर के लिए, 3 से 4 घंटे के लिए रख दिया। फिर क्या करेंगे, पानी का कलर देखेंगे, अगर थोड़ा सा टर्बिड सा हो जाता है तो ये सीड कैसा है, वायबल सीड है। लेकिन अगर पानी का कलर डीप ब्राउन हो जाता है और लाइट येलो हो जाता है तो ये सीड कैसा है, आपका नॉन वायबल है। अलग अलग टाइप के जूट में अगर ब्राउन हो जाता है या लाइट येलो हो जाता है, दैट मीन सीड कैसा है, नॉन वायबल है। तो यहां पे अगर कलर ऑफ वाटर आपका लाइट येलो देखने को मिलता है, ऑरेंज, और लाइट येलो देखने को मिलता है, तो ये बताता है कि यहाँ पे जो 50% वायबिलिटी है वो कैप्सुलेरिस की है और 50% जो है वो आपकी ओलिटोरियस जूट सीड की है। तो मेनली ये जो सीड टेस्ट है आपका, लिचेट कलर टेस्ट एंड सीड क्रशिंग टेस्ट, ये जूट के सीड में किया जाता है। हम क्या करते हैं, सीड को भिगो के रख देंगे साफ पानी में, और अगर पानी में कलर डीप ब्राउन आता है कैप्सुलेरिस में तो ये नॉन वायबल सीड है। अगर आपका लाइट येलो आता है इसमें ऑलिटोरियस में तो ये आपका कैसा है, नॉन वायबल है। और अगर येलो, लाइट येलो, ऑरेंज कलर का सीड हमें देखने को मिलता है, कलर पानी का, और लाइट येलो देखने को मिलता है, तो ये 50% हमें वायबिलिटी दिखाता है। ठीक है, नाउ अब बात करेंगे पोटेशियम परमैंगनेट टेस्ट की, जो कि एक क्या है, क्वालिटेटिव टेस्ट है।
ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम टेस्ट की बात करते हैं, हमारे पास एक टेस्ट है दैट इज सीड क्रशिंग टेस्ट, और एक हमारे पास है एक्सेलेरेटेड एजिंग टेस्ट। तो सबसे पहले तो अगर हम सीड क्रशिंग टेस्ट की बात करते हैं, तो वायबल सीड का जो कलर हमें देखने को मिलता है ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर, हम क्या करेंगे, जो ब्लॉटिंग पेपर है उस पर वायबल सीड का कलर देखेंगे। ये वाला मेथड भी आपका जूट सीड के लिए यूज किया जाता है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया। तो जो आपका वायबल सीड है वहां पे ग्रीन येलो कलर देखने को मिलेगा, तो आपका वो वायबल होगा, और जहां पे डीप ब्राउन कलर देखने को मिलेगा वो सीड कैसा होगा, नॉन वायबल होगा। ठीक है। नाउ एक और टेस्ट हमारे पास में है दैट इज एक्सेलरेटेड एजिंग टेस्ट। एक्सेलरेटेड एजिंग टेस्ट, एक्सेलरेटेड एजिंग टेस्ट में बेसिकली क्या होता है कि हम जर्मिनेशन परसेंट देखते हैं, और इसके लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली एक्सेलरेटेड एजिंग टेस्ट के लिए एक रेडियोग्राफिक टेस्ट होता है। ठीक है, अच्छा नहीं, ये वाला डिफरेंट है। एक्सेलरेटेड एजिंग टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, जर्मिनेशन टेस्ट को चेक करते हैं यहां पे एक्सेलरेटेड एजिंग टेस्ट के साथ में। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन द जर्मिनेशन परसेंट एंड जर्मिनेशन परसेंट आफ्टर एक्सेलरेटेड एजिंग टेस्ट इंडिकेट द कैपेबिलिटी ऑफ द सीड टू विथस्टैंड द मॉइस्चर स्ट्रेस ड्यूरिंग स्टोरेज। अगर स्टोरेज के टाइम पे हमें मॉइस्चर स्ट्रेस के बारे में जानना है तो हम कौन सा टेस्ट कंडक्ट करते हैं, एक्सेलरेटेड एजिंग टेस्ट कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां पे स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं पहले की स्टैंडर्ड जर्मिनेशन कितनी है, और फिर देखते हैं कि एक्सेलरेटेड एजिंग के बाद में कितनी जर्मिनेशन हो रही है। उससे हमें पता चलता है कि वो जो स्ट्रेस कंडीशंस है उसमें कितना अच्छा वो कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है सीड। नाउ नेक्स्ट इज जर्मिनेशन टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट यूज किए जाते हैं या कौन कौन से टेस्ट आते हैं, जैसे कि पेपर टॉवल टेस्ट है, फिल्टर पेपर ब्लॉटिंग पेपर टेस्ट है, फिल्टर पेपर है ये। ठीक है, फिल्टर पेपर या ब्लॉटिंग पेपर टेस्ट है, सैंड टेस्ट है या सॉइल टेस्ट है, ये आपके जर्मिनेशन टेस्ट के लिए यूज किए जाते हैं। और अगर हम बात करते हैं मिनिमम नंबर ऑफ सीड्स की, हमने क्या पढ़ा था कि जो मिनिमम नंबर ऑफ सीड आपके टेस्ट के लिए यूज किए जाते हैं वो कितने होते हैं, 400 होते हैं, राइट। ठीक है, तो ये हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट थे जिनके बारे में हमने पढ़ा। एक बार देखो हमने किस टेस्ट में क्या क्या पढ़ा, उसके बाद में अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फटाफट से देखेंगे किस टेस्ट पे हमने क्या क्या चीजें रिवाइज की, उसके बाद में जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है उसको हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ओके, फटाफट से देखिए क्या क्या हमने डिस्कस किया। एक टेबल भी मैंने आपको प्रोवाइड किया था ना टेस्ट का, कि किस क्रॉप में कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है, एक हमने वो टेबल भी डिस्कस किया था। मॉइस्चर एस्टिमेशन के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है, ओवन ड्राई मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, मॉइस्चर देखते हैं, ड्राई करने से पहले सीड का कितना मॉइस्चर है, फिर हम क्या करेंगे, ओवन में सीड को डाल देंगे और उसका मॉइस्चर को ड्राई कर लेंगे और देखेंगे कि ओवन में डालने के बाद में सीड का कितना मॉइस्चर है, और फिर हम माइनस कर देंगे उसको कि ड्राइंग के बाद में कितना मॉइस्चर था, ड्राइंग से पहले कितना मॉइस्चर था। उन दोनों को माइनस करके हम क्या करते हैं, जो परसेंट है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना मॉइस्चर कंटेंट है। ठीक है, तो ओवन ड्राई मेथड उसके लिए यूज किया जाता है, ओवन ड्राई मेथड। चलिए नेक्स्ट वन इज सीड वायबिलिटी। अब सीड वायबिलिटी में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। पहला है कि अगर हमें लाइव सीड बताना है कितना है, तो प्योर लाइव सीड के लिए हम क्या करते हैं, प्योरिटी कितनी है सीड की और उसकी वायबिलिटी कितनी है, डिवाइडेड बाय 100। अगर आपको परसेंट निकालनी है कि प्योर लाइव सीड कितना है, तो हम देखेंगे कि प्योरिटी परसेंट कितनी है, उसकी वायबिलिटी परसेंट कितनी है, डिवाइडेड बाय 100। फर्स्ट सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी IR में एस्टेब्लिश हुई थी 1961 में। विगर इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, सीडलिंग का रूट लेंथ और सीडलिंग का लेंथ परसेंट।
तो विगर इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए कितना वो ग्रो कर रहा है, क्या उसकी एबिलिटी है, क्या उसकी डिग्री ऑफ लाइवलीनेस है, उसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, सीडलिंग का रूट लेंथ मिलीमीटर में और सीडलिंग का लेंथ का जो परसेंट है उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सीड साइज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग सीड विगर, स्पेशली इन केस ऑफ जूट एंड वीट। कि जूट और वीट में जो सीड का विगर अगर हमें जानना है तो हम क्या देखते हैं, सीड का साइज कितना है। फिजियोलॉजिकली मैच्योर सीड्स आर दी मोस्ट विगरस। फिजियोलॉजिकली आपको पता है क्या होता है कि ड्राई मैटर कंटेंट जहां पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम हमें देखने को मिलेगा, ऐसे सीड्स आपके सबसे ज्यादा विगरस सीड्स होते हैं। नाउ अगर हम सीड विगर के कॉन्सेप्ट की बात करें तो सीड विगर का कॉन्सेप्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एबिलिटी ऑफ जो डिग्री ऑफ लाइवलीनेस है वो क्या होता है, सीड विगर होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसलिए ने दिया था, कौन से ईयर में दिया था, 1951 में दिया था। तो सीड विगर क्या है, बेसिकली एबिलिटी ऑफ द सीड टू परफॉर्म अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस। कि सीड की एबिलिटी क्या है कि अनफेवरेबल कंडीशन में वो क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। सीड हेल्थ को अगर आपको चेक करना है तो उसके लिए कुछ टेस्ट हैं, डायरेक्ट फैक्ट है। कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, ब्लॉटर पेपर टेस्ट, अगार प्लेट टेस्ट, डीप फ्रीजिंग, होल एम्ब्रियो काउंट एंड एलाइजा टेस्ट। ये सीड हेल्थ के लिए आपके कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं कि कौन कौन से टेस्ट आपके कंडक्ट किए जाते हैं। नाउ अब बात करेंगे ऑब्जेक्शनेबल वीड की। एक बच्चा पूछ रहा है कि मैम कैप्सुलरिस क्या है। आपने जूट में पढ़ा होगा ना, दो टाइप के आपके जूट देखने को मिलते हैं, हमें दो टाइप की वैरायटीज देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये जूट की आपके टाइप है कैप्सुलरिस। नाउ अब हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्शनेबल वीड कौन कौन से होते हैं किस किस क्रॉप में। कई बार ये वाला जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्शनेबल वीड्स का, ये आपको देखने को मिल जाता है। जैसे आप देखेंगे सबसे पहले तो हमारे सामने दिया है बरसीम। बरसीम का जो ऑब्जेक्शनेबल वीड है वो है सिकोरी। देन कुकुरबिट्स, जिसका वाइल्ड कुकुरबिट्स है जो ऑब्जेक्शनेबल वीड है। कसूरी मेथी का स्वीट क्लोवर है। लेटस का वाइल्ड लेटस है। भिंडी का वाइल्ड ओकरा है। देन रेपसीड एंड मस्टर्ड का मैक्सिकन पॉपी है। वीट का आपका हिरनकुरी या फिर जिसको हम फील्ड बाइंड वीट बोल देते हैं। पैडी की बात करें तो वाइल्ड पैडी है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी क्रॉप में कौन से ऑब्जेक्शनेबल वीड हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि बताओ कौन सी क्रॉप में कौन सा ऑब्जेक्शनेबल वीड है। तो यहाँ पे मैंने साइंटिफिक नेम भी दे दिया है और साथ में आपको जो कॉमन नेम है वो भी यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। अगली बात करते हैं आइसोलेशन डिस्टेंस की। तो अगर हम आइसोलेशन डिस्टेंस की बात करते हैं तो आइसोलेशन डिस्टेंस में कल क्या बताया था कि जब दो वैरायटी को आपको अलग अलग रखना है तो उसके लिए जो मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड है ताकि उसके बीच में क्रॉसिंग ना हो तो उसको हम बोलते हैं आइसोलेशन डिस्टेंस। तो आइसोलेशन डिस्टेंस क्या होता है कि जो दो वैरायटीज हैं उनको आपने एक दूसरे से अलग रखना है और उसको मिनिमम डिस्टेंस प्रोवाइड करना है, उसको हम आइसोलेशन डिस्टेंस बोलते हैं। और आप अगर देखोगे आइसोलेशन डिस्टेंस से पहले भी पास्ट में क्वेश्चंस आ चुके हैं। आइसोलेशन डिस्टेंस से पहले भी आपके जो क्वेश्चंस हैं, कलर जस्ट अ मिनट, कलर ही नहीं चल रहा। आइसोलेशन डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो प्रीवियस ईयर में इसके ऊपर क्वेश्चंस आ चुके हैं और ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइसोलेशन डिस्टेंस की अगर हम बात करें, आपको एक बात तो पक्की पता होनी चाहिए कि आइसोलेशन डिस्टेंस जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स होती हैं उनमें आइसोलेशन डिस्टेंस कम होता है। जो आपकी क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स होती है उनमें आइसोलेशन डिस्टेंस आपका हमेशा ही ज्यादा देखने को मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले अगर हम राइस और वीट की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि अगर आप वीट की बात कर रहे हो, राइस की बात करते हो, तो यहाँ पे जो आइसोलेशन डिस्टेंस है ये आपको 3 मीटर देखने को मिलेगा। कुछ जगह पे ये जो आपका आइसोलेशन डिस्टेंस है ये आपको ज्यादा भी देखने को मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप कुछ क्रॉप्स की बात करो, देखो चिल्ली, भिंडी, सनफ्लावर, सैफ्लावर, नाइगर एंड बरसीम, इन सब में जो आइसोलेशन डिस्टेंस होता है वो आपको 400 और 200 की रेंज में भी देखने को मिलता है। अगर आप आइसोलेशन डिस्टेंस में बात करते हो हाइब्रिड ऑफ बाजरा की, तो बाजरा की हाइब्रिड में जो आइसोलेशन डिस्टेंस है वो आपको 1000 भी देखने को मिलता है और सर्टिफाइड में ये आपको 200 देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो भी आइसोलेशन डिस्टेंस है, जैसे कुकुरबिट्स की भी वैरायटीज में बात करो तो 1000 के करीब देखने को मिलता है। हाइब्रिड की बात करोगे 1500 के करीब देखने को मिलता है। कैबेज, कॉलीफ्लावर, नॉलकोल, पालक, शुगर बीट, इन सब के सीड प्रोडक्शन में हम 1600 मीटर तक का फाउंडेशन सीड में आइसोलेशन डिस्टेंस लेते हैं।
तो ये जो आइसोलेशन डिस्टेंस है ना, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, किस तरह से आता है कि बताओ इस क्रॉप में, राइस की क्रॉप में अगर हम बात करते हैं सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है तो कितना आइसोलेशन डिस्टेंस रहेगा, यहाँ पे कितना रहेगा आपका, आप देख सकते हो 3 मीटर रहेगा, चाहे वो सर्टिफाइड सीड है चाहे वो फाउंडेशन सीड है, चाहे सर्टिफाइड सीड है चाहे वो फाउंडेशन सीड है। तो ये जो क्या, ठीक है, तो इसके केस में जब हम बात करते हैं, ये जो आइसोलेशन डिस्टेंस वाला टॉपिक है ना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन अगेन मैं बोल रही हूँ, शुरू में हो सकता है आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे कि कैसे याद करेंगे क्या करेंगे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको याद हो जाएगा। तो अगर मैं आपको बताऊं कि यहां पे आइसोलेशन डिस्टेंस में अगर सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स हैं, जैसे कि अगर आप सीरियल्स में राइस की बात करोगे, वीट की बात करोगे, तो इनमें जो आपको आइसोलेशन डिस्टेंस देखने को मिलेगा वो 3 मीटर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप यहां पे बात करोगे सेल्फ पॉलिनेटेड, जो पूछ रहे हैं मैम ट्रिक नहीं है बात करने की, ट्रिक नहीं है याद करने की, तरीका ही बता रही हूं याद करने का। पहला क्या बोला मैंने कि सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में जैसे कि आप पैडी की बात कर लो, वीट की बात कर लो, इवन रागी की बात कर लो, इन तीनों में जो आपको डिस्टेंस देखने को मिलेगा फाउंडेशन सीड में और सर्टिफाइड सीड में, वो 3 मीटर ही आपको यहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर अगर आप पल्सेस की बात करोगे तो पल्सेस में भी ये जो डिस्टेंस है आपको ये 3 मीटर देखने को मिलेगा। ठीक है, पल्सेस में भी ये जो आपका डिस्टेंस है ये आपको 3 मीटर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप बात करते हो ग्रीन ग्राम की, लेकिन अगर आप बात करते हो ग्रीन ग्राम की, ब्लैक ग्राम की, ठीक है, ग्रीन ग्राम की बात करते हो, ब्लैक ग्राम की बात करते हो, या फिर बंगाल ग्राम की बात करते हो, या फिर बंगाल ग्राम की बात करते हो, तो उसके केस में आपको ये 10 मीटर और 5 मीटर देखने को मिलेगा। ठीक है, फाउंडेशन सीड में और सर्टिफाइड सीड में। तो दालों के केस में 3 मीटर है। अगर आप ग्रीन ग्राम की बात करोगे, ब्लैक ग्राम की बात करोगे, बंगाल ग्राम की बात करोगे तो 10 और 5 मीटर देखने को मिलेगा। इवन काउपी भी इसमें इंक्लूडेड है, काउपी हो गया, लबलब हो गया, इन सब में आपको 10 और 5 देखने को मिलेगा। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है। अब अगली बात करें तो अगर आप ग्राउंडनट की भी बात करोगे तो ग्राउंडनट में भी आपको ये 3 मीटर देखने को मिलेगा। ग्राउंडनट में भी ये कितना रहेगा, 3 मीटर रहेगा। ठीक है, टोमेटो की बात करोगे तो जैसे टोमेटो में ही आपका, आगे लिखती हूं, 50 एंड 25 देखने को मिलेगा। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं उनका जो आइसोलेशन डिस्टेंस है ये आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। लेटस की बात कर लो, लेटस में भी आपका 50 और 25 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप बात करते हो ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड की, अगर आप बात करते हो ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स की, तो ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड में जैसे कि आपके एग्जाम्पल में सबसे पहले क्या आ गया, सोरगम आ गया। सोरगम वैरायटी की बात करोगे, अरहर की बात करोगे तो ये यहां पे आपको 200 और 100 देखने को मिलेगा। तो ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड में अगर आप सोरगम की बात करोगे, अरहर की बात करोगे तो ये आपको 200 और 100 देखने को मिलेगा। सन हेम्प भी इसी में आ जाएगा, ब्रिंजल भी इसी में आ जाएगा। ठीक है, 200 और 100 वाली रेंज में। ठीक है, 200 और 100 वाली रेंज में इसी में आ जाएगा आपका अरहर भी, सनहेम भी, ब्रिंजल भी। और अगर आप सोरगम हाइब्रिड की बात करोगे, सोरगम हाइब्रिड में 300 और 200 मीटर देखने को मिलता है। सोरगम हाइब्रिड में 300 और 200 मीटर आपको यहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है, राइट। अगर आप सो सॉरी
सो सॉरी, अगर आप क्रॉस पॉलिनेटेड की बात करोगे, क्रॉस पॉलिनेटेड में मेज की बात करोगे तो मेज में यही आपको 400 मीटर का डिस्टेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, मेज में अगर बात करोगे तो मेज में वैरायटीज की बात कर रही हूं, 400 और 200 मीटर यहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है, बाजरा वैरायटीज में भी यही रहेगा, 400 और 200। बाजरा की वैरायटीज में भी कितना रहेगा, 400 और 200 रहेगा। हाइब्रिड की बात करोगे बाजरा के तो यहां पे ये 1000 और 200 हो जाएगा। हाइब्रिड की बाजरा की बात करोगे तो 1000 आप यहां पे देखोगे। ठीक है, राइट। ठीक है, तो आइसोलेशन डिस्टेंस को जब भी आपने अब याद करना है, आपने क्या करना है, इसी तरह से याद करना है। कुछ क्रॉप्स जो मेजर है वो मैंने आपको बता दी कि कैसे याद करनी है। ठीक है, तो यहां पे जो आइसोलेशन डिस्टेंस है इसमें हम क्या करेंगे, पर्टिकुलरली जो डिस्टेंस है, जैसे कि वीट की अगर हम बात करते हैं फाउंडेशन सीड में तो 3 मीटर है, 3 मीटर है। हाइब्रिड की बात करते हैं 200 मीटर है, 100 मीटर है। और अगर लूज मट के लिए कर रहे हैं तो 200 और 150 रखते हैं। राइस की बात कर रहे हैं तो 3 मीटर है, 3 मीटर है। पोटैटो की बात करते हैं तो 5 में लेके चलते हैं। बंगाल ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम की बात करते हैं तो जैसे कि 10 मीटर है और 5 मीटर है। टोमेटो की बात करेंगे, अगर हम वेराइटी की बात करें तो 50 और 25 है। अगर हम हाइब्रिड की बात करें तो 200 और 100 मीटर है यहाँ पे। ठीक है, तो इस टेबल को आप रेफर कर सकते हो, इस टेबल को देख सकते हो कि किसके केस में कितना आपका डिस्टेंस रखा जाता है। ठीक है, चलिए तो फटाफट से पहले आप इस टेबल को देखिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, अब अंकुश राय का क्या मैसेज आया कि मैम प्लांट टू प्लांट 400 मीटर डिस्टेंस कुछ ज्यादा नहीं है, हम प्लॉट टू प्लॉट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एक वैरायटी का प्लॉट और दूसरे वैरायटी के प्लॉट की बात करते हैं। ओके अंकुश। और ओम प्रकाश, आपका क्या मैसेज आया है कि मैम इसको याद रखने का कोई ट्रिक है क्या? तो ट्रिक तो बता तो दिए यहाँ पे कि जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स है उसको इकट्ठा कर लो, जो वैरायटी वाली चीजें हैं उनको इकट्ठा कर लो, जो हाइब्रिड उसके नीचे दिया है उसको याद कर लो। बाकी टेबल में मैंने दिया तो है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे दिया तो है, देखो टोमेटो की वैरायटी में कितना है, हाइब्रिड में कितना है। ठीक है, यहाँ पे आगे भी कहीं पे दिया होगा मैंने, देखो वैरायटी में कितना है, हाइब्रिड में कितना है, मेज में सेम कर्नल के लिए कितना है, डिफरेंट कर्नल के लिए कितना है। ठीक है, कुकुरबिट वैरायटी में कितना है, हाइब्रिड में कितना है, सारा दिया तो है ना। सो अंकुश, आपका डाउट क्लियर हो गया? प्लॉट टू प्लॉट डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके। जो पूछ रहे हैं कि मैम डिस्टेंस क्यों रखते हैं, बता तो रही हूं, जब हम बात करते हैं रीजन क्या है। अच्छा, ये रीजन पूछ रहे हो, डिस्टेंस क्यों रखते हैं। अब एक वैरायटी और दूसरी वैरायटी हमारे पास में है। अब सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में क्या होता है, ठीक है, ओके,
अब सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में जो डिस्टेंस होता है उसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि देखो जो आपका सेल्फ पॉलिनेशन है वो एक ही प्लांट के अंदर होना है ना, वो उसमें जो आउट क्रॉसिंग के चांसेस होते हैं या क्रॉस उसके चांसेस होते हैं क्रॉसिंग के, वो बहुत कम होते हैं। लेकिन जिस क्रॉप में आपके जो आपकी पॉलिनेशन है वो क्रॉस पॉलिनेशन ही होनी है, तो वहां पे तो चांसेस है ना कि वो एक वैरायटी और दूसरी वैरायटी में मिक्सिंग हो जाएगी। हम जब यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हैं हम नहीं चाहते कि किसी भी वैरायटी की मिक्सिंग हो, इसीलिए तो हम डिस्टेंस रख रहे हैं, तभी तो आइसोलेशन डिस्टेंस रख रहे हैं। तो जो सेल्फ पॉलिनेटेड होती हैं उनमें आउट क्रॉसिंग के इतने चांसेस नहीं है क्रॉस पॉलिनेशन के, इसीलिए उनके केस में जो डिस्टेंस है वो हम कम रखते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन की, तो क्रॉस पॉलिनेशन में चांसेस रहते हैं बहुत ज्यादा पॉलिनेशन के, तो उनके केस में जो डिस्टेंस रखा जाता है वो ज्यादा रखा जाता है। ठीक है, हाँ जी, बाकी किसका कोई डाउट, क्या बोल रहे हैं? ओके, अच्छा ये डाउट था आपका अनिकेत पहले भी, ठीक है, चलिए लग गया पता यहां तक। कर लोगे ये टेबल अब आइसोलेशन डिस्टेंस वाला, बताओ जल्दी से, कर लोगे ये टेबल आइसोलेशन डिस्टेंस वाला? क्योंकि देखो ये सारी फैक्चुअल चीजें हैं, डायरेक्ट लर्न करने वाली ही चीजें अब हमें बची है इस सब्जेक्ट में। जो समझने वाली चीजें थी वो हमने 2 दिन में समझ ली। आज की वाली जो पीपीटी थी इसमें हमारा जो टॉपिक है वो जो टेस्ट वाला है वो समझने वाला टॉपिक था, वो हमने समझ लिया। अब जो फैक्ट्स बचते हैं उनको हमें पढ़ना ही पड़ेगा ना, वो तो लर्न करने ही पड़ेंगे। चलिए बताइए, करें आगे कंटिन्यू, बोलो। एक तो आपकी तरफ से ना रिस्पॉन्स बहुत लेट आता है, अगर मैं आपको पूछती भी हूं तो आप लोग बताते नहीं हो, फिर मैं दोबारा पूछती हूँ तब जाके रिस्पॉन्स आता है, जबकि मुझे पता है कि थोड़ा सा लेट आपके रिप्लाईज आते हैं, मैं वेट भी करती हूँ आपके रिप्लाई का, फिर भी। चलिए, जो पढ़ने वाली चीजें समझने वाली चीजें हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, जो समझनी है वो हम समझ रहे हैं। अब बेटा ये जो फैक्ट्स हैं ये तो पढ़ने पड़ेंगे, डेटा है इसको तो याद करना ही पड़ेगा, और मैंने पहले ही बता दिया कि इससे क्वेश्चंस आते हैं, तो आइसोलेशन डिस्टेंस को हल्के में मत लेना, इससे डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए अब आगे बात करते हैं, टेस्ट वेट की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये टेस्ट वेट है, चलो बताओ टेस्ट वेट मैंने आपको क्या बताया था, कितने का वेट को टेस्ट वेट बोलते हैं, बताओ फटाफट। कितने की टेस्ट वेट क्या होता है, कल ही डिस्कस किया है ना। कितने सीड्स के वेट को टेस्ट वेट बोला जाता है, बोलिए बोलिए, बताओ। हाँ जी बताइए फटाफट से, हाँ कंटिन्यू कर रही हूं, बोलो बोलो। टेस्ट वेट कितने सीड्स के वेट को बोला जाता है, और क्या बोला था, कौन से सीड्स में टेस्ट वेट देखा जाता है? 1000, राइट आशीष, ठीक है, ठीक बोल रहे हो। तो सीड इंडेक्स कितने का होता है बताओ, सीड इंडेक्स कितने सीड्स का वेट होता है बताओ, फटाफट बताओ। बताइए बताइए, हाँ। तो बेसिकली जब हम टेस्ट वेट की बात करते हैं तो 1000 सीड्स का जो वेट होता है उसको हम टेस्ट वेट बोलते हैं, और टेस्ट वेट में जो छोटे छोटे सीड्स होते हैं ना उनका हम टेस्ट वेट लेते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल ग्रेन का जो वेट लेना होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है। और अगर आप सीड इंडेक्स की बात करते हो तो जो 100 सीड्स होते हैं उसका जो वेट होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, सीड इंडेक्स बोल देते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग क्रॉप्स का टेस्ट वेट है जो आपको पता होना चाहिए। मैंने यहाँ पे सिर्फ जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं उन्हीं को दिया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं वीट का टेस्ट वेट कितना होता है, 40। अगर आप पैडी की बात करोगे तो 25 है, लेकिन अगर आप बासमती राइस की बात करोगे तो टेस्ट वेट कितना है, 21 है। बार्ली की बात करोगे 37 है, मेज की बात करोगे तो इसके केस में 200 है, हाइब्रिड मेज की बात करोगे तो 285 है। तो इस तरह से जितने भी सीड्स हैं क्या क्या उनका बेसिकली टेस्ट वेट है वो सारा मैंने इस टेबल में दे दिया है। तो टेस्ट वेट भी आपको पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए कि पैडी का कितना टेस्ट वेट है, ये भी पता होना चाहिए कि बासमती का कितना टेस्ट वेट है, ठीक है जी। तो ये जो टेबल है ये भी मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है, ताकि आपको यहाँ वहां से ढूंढना ना पड़े, देखना ना पड़े। इस टेबल को आप रेफर कर सकते हैं टेस्ट वेट के लिए कि किसका वेट कितना है, ठीक है। अगला हमारे पास में एसएमआर रेशियो। अब कल ये रेशियो वाला ना यहां से निकल गया था, सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो एसएमआर से जो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे जो एसएमआर रेशियो है, जैसे कि पोटैटो की आपकी दी गई है, ग्राउंडनट की दी गई है, फ्रेंच बीन की दी गई है, मैक्सिमम क्रॉप का जो एसएमआर रेशियो है यहाँ पे दिया गया है। अब आप लोग पूछोगे कि मैम इतनी सारी क्रॉप्स का यहाँ पे एसएमआर रेशियो दिया गया है, अब बताओ कि कौन सा पढ़ना है, बताओ कौन सा पढ़ोगे इसमें से।
बताओ। तो यहां पे आपको कैसे याद रखना पड़ता है कि जब एसएमआर की बात करेंगे तो सब में से अगर आप देखोगे तो पोटैटो का जो एसएमआर है यहां पे सबसे कम है, 1:4। एसएमआर क्या होता है कि एक सीड से हमें कितने सीड्स फर्दर देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम पोटैटो की बात करते हैं तो पोटैटो के केस में जो कम है वो किसका है, पोटैटो का है, 1:4। फिर अगर आप आगे आओगे, पोटैटो के बाद में जो सेकंड लोएस्ट है ये क्या है, लोएस्ट है। यहां पे जो सेकंड लोएस्ट आप देख रहे हो तो सेकंड लोएस्ट किसके केस में देखने को मिल रहा है, ग्राउंडनट के केस में देखने को मिल रहा है। तो आपको याद रखना है कि जब भी आप यहां पे बात करोगे पोटैटो की तो पोटैटो का जो आपका एसएमआर है वो 1:4 है। अगर ग्राउंडनट के एसएमआर की बात करोगे तो 1:8 है। सबसे कम यहाँ पे पोटैटो का है, पोटैटो के बाद में किसका है, ग्राउंडनट का है, फ्रेंच बीन का है, ग्राम का है। तो ये जो मैंने आपको एसएमआर दिया है, अरे बताया तो एसएमआर क्या बताया था, एक सीड से कितने सीड बन रहे हैं, सीड मल्टीप्लिकेशन रेशो, यानी कि सीड कितने सीड बना रहा है उसको बोला जाता है एसएमआर। कल ही तो एक्सप्लेन किया था, सीड मल्टीप्लिकेशन रेशो, एक सीड कितने दे रहा है। अगर यहाँ पे लिखा है 1:4 मतलब कि 1 से 4 मिल रहे हैं। अगर लिखा है 1:8 मतलब कि 1 से 8 मिल रहे हैं। अगर लिखा है 1:60 1 से 60 मिल रहे हैं, ठीक है। अगर लिखा है 1:80 1 से 80 मिल रहे हैं। ओके, ठीक है जी, जिसका भी डाउट है। तो यहां पे आप देखोगे जो वेराइटीज है और जो हाइब्रिड्स हैं इनका अलग से दिया गया है। जैसे मेज और पैडी की वेराइटीज की बात करोगे 1:80 आपको देखने को मिल रहा है। अगर सोरगम, वाटरमेलन, रेडिश, मस्टर्ड इन सबके हाइब्रिड्स की बात करोगे तो 1:100 आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। वैसे अगर आप बाजरा की बात करोगे तो 200 तक जाता है बाजरा में, एक सीड से 200। और अगर आप ब्रिंजल की बात करोगे तो 1 से 450 भी देखने को मिलता है। तो ये जो हमारे पास यहाँ पे दिया गया है ये क्या है, एसएमआर रेशो है, यानी कि एक सीड से कितने सीड मिलते हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं इन सबका आपने कवर कर लेना है। टेबल मैंने आपको दे दिया है, पढ़ लोगे इसको, बताओ जल्दी से पढ़ लोगे इसको। चलिए अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज, यानी कि अब हम जो कवर करने वाले हैं वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, आप लोगों ने पहले भी इसके बारे में पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं पढ़ा है अभी तक किसी सब्जेक्ट में आईपीआर के बारे में, तो बताओ पढ़ा है अभी तक कहीं पे। पेटेंट क्या होता है, कॉपीराइट क्या होता है, कौन से सब्जेक्ट में पढ़ा है, यहां पे पढ़ा है, तब तो फिर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। चलिए तो आईपीआर की अगर हम बात करते हैं, आईपीआर क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अगर किसी पर्सन के पास में कोई आइडिया है या कोई पर्सन किसी चीज को बना रहा है, कोई यूजफुल प्रोडक्ट बना रहा है, कोई यूजफुल डिजाइन बना रहा है, तो उसके पास में पूरा पूरा राइट है कि वो इससे जो भी इकोनॉमिक बेनिफिट्स आते हैं उसको वो क्या कर सके, अपने अंडर रख सके। तो यानी कि अगर आपके पास में कोई आइडिया भी है, कोई डिजाइन भी है आपके माइंड में, कोई प्रोडक्ट आपने बनाया है, उस सब के लिए आप क्या कर सकते हो, उससे इकोनॉमिक बेनिफिट्स ले सकते हो। इसी को बोला जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स या फिर आईपीआर। अब अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंडियन पेटेंट एक्ट कब आया था, 1970 में आया था। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो 1999 में आया था, ठीक है। अमेंडमेंट रूल्स तो जो थे वो 2006 में आए थे। तो यहां पे पेटेंट के जो अमेंडमेंट रूल्स थे वो 2006 में आए थे। एक्ट 1970 में आया, फिर 1999 में आया, जो अमेंडमेंट थी, रूल्स थे, वो 2006 में आए थे। तो हमारे पास जो डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे आपने देखा होगा ट्रेड सीक्रेट, पेटेंट, प्लांट ब्रीडर राइट, कॉपीराइट, जीआई टैग, ये सारा हम डिस्कस करेंगे यहां पे, ठीक है, यहां तक ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेड सीक्रेट की। अब देखो, जिसके पास में भी ट्रेड सीक्रेट होता है ना, जैसे मान लो कोई चीज बनाने का फॉर्मूला किसके पास में है, अब वो क्या चाहेगा कि मैं अपना जो सीक्रेट फॉर्मूला है वो किसी को भी ना दूं और उसी पे अपना जो राइट होता है उसको रिजर्व करा लेता है। तो ट्रेड सीक्रेट की अगर हम बात करें तो कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास में आईपीआर है, कोई प्रॉपर्टी है, वो उसका जो बेसिकली फॉर्मूला होता है या कोई भी इंफॉर्मेशन होती है वो किसी को डिस्क्लोज नहीं करती है, किसी को वो बताती नहीं है। अब ये ट्रेड सीक्रेट कुछ भी हो सकता है, ये कोई फॉर्मूला हो सकता है, किसी चीज को बनाने की प्रोसेस हो सकती है, कोई मटेरियल हो सकता है, ट्रेड सीक्रेट कुछ भी हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कोका कोला कंपनी है, अब ये क्या करती है,
अपना कुछ जैसे कि प्रोडक्ट्स बनाती है, कैसे बनाती है, फॉर्मुलेशन ये किसी को नहीं बताती। तो जिस चीज से वो बना रही है वो इसका क्या है, ट्रेड सीक्रेट है, किसी को नहीं डिस्क्लोज कर रही ना कैसे प्रोडक्ट बना रही है। तो जो ट्रेड सीक्रेट होता है वो अपनी इंफॉर्मेशन किसी को भी क्या करता है, बताता नहीं है। अपना फॉर्मूला कुछ होगा उसको नहीं बताएगा, कोई मटेरियल होगा वो किसी को भी डिस्क्लोज नहीं करेगा। इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो अनलिमिटेड ईयर्स की होती है, अनलिमिटेड सालों तक होती है इसकी जो ड्यूरेशन होती है, अगर हम ट्रेड सीक्रेट की बात करते हैं। दूसरा हमारा क्या है, पेटेंट। अब ये पेटेंट क्या होता है, पेटेंट का मतलब होता है कि हमने क्या किया है, पेटेंट फाइल करने का मतलब होता है कि हमने कोई चीज बनाई है, एक्सक्लूसिवली वो मैंने बनाई है या मेरे किसी भी ग्रुप ने बनाई है। अब मैं नहीं चाहती कि कोई और पर्सन उस चीज को कॉपी कर ले। तो पेटेंट का मेन पर्पस क्या होता है कि हम गवर्नमेंट से एक लिखित रूप में एक सर्टिफिकेट लेते हैं जिसके अकॉर्डिंग अगर मैंने कुछ बनाया है और एक्सक्लूसिवली वो मेरा ही आइडिया था तो कोई और उसको कॉपी ना कर जाए। तो यहाँ पे जब हम पेटेंट की बात करते हैं, इट इज द राइट ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट टू एन इन्वेंटर, जिसने वो बनाया है, टू एक्सक्लूड अदर्स फ्रॉम इमिटेटिंग द मैन्युफैक्चरिंग, यूजिंग और सेलिंग द इन्वेंशन इन क्वेश्चन फॉर द कमर्शियल यूज। यानी कि ये गवर्नमेंट की तरफ से आता है, अगर आपने अप्लाई किया है, कि कोई और पर्सन जो चीज आपने बनाई है उसको कमर्शियली आपके तरीके से सेल नहीं कर सकता है, आपके तरीके से प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता है, या आपकी इन्वेंशन को कॉपी नहीं कर सकता है। तो ये जो आपका पेटेंट होता है, ये राइट कौन देता है आपको, गवर्नमेंट देती है। किसको देती है, इन्वेंटर को देती है। अब कोई भी चीज को अगर आपको पेटेंट करवाना हो तो उसमें कुछ चीजों का होना बहुत जरूरी है, यानी कि कुछ चीजों का होना बहुत जरूरी है। जैसे कि कोई भी चीज आपने बनाई है तो न्यू होनी चाहिए, नई होनी चाहिए, नोवेलिटी होनी चाहिए। इन्वेंटिवनेस, आपने कुछ नया इन्वेंट किया हो, देन उसका कोई इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होना चाहिए, उसका कोई फायदा तो होना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी बना के छोड़ दिया, कुछ यूज तो हो, और वो जो पेटेंट करने के लायक हो, ऐसी इन्वेंशन हो जिसको हम पेटेंट कर सके, अपने नाम पे कर सकें। अब यहां पे पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन इन टाइप के सवालों से जनरली कि पेटेंट कितने साल के लिए किया जाता है। तो जो पेटेंट होता है उसकी ड्यूरेशन कितनी होती है, 15 से 20 साल की होती है। तो पेटेंट की जो ड्यूरेशन होती है वो कितनी होती है, 15 से 20 साल की होती है। और ये जो पेटेंट है इसका अगर हम हेडक्वार्टर्स की बात करें और ऑफिस की बात करें तो हेडक्वार्टर्स कहां पे है इसके, कोलकाता में है, और ब्रांच ऑफिसेस कहां हैं, चेन्नई, न्यू दिल्ली एंड मुंबई। तो पेटेंट, इंडियन पेटेंट ऑफिस कहां, हेडक्वार्टर कहां पे, कोलकाता में, और ब्रांच ऑफिसेस कहां हैं, चेन्नई में, न्यू दिल्ली में एंड मुंबई में। इस चीज को नोट कर लीजिए, ठीक है। राइट, अब जैसे हम प्लांट्स की बात करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, उसको आप पेटेंट के अंडर नहीं ले सकते। जैसे आपने कोई प्लांट डिस्कवर किया, आप बोलोगे मेरा पेटेंट है, नहीं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई डिस्कवर किया है, मेरा पेटेंट है, नहीं। लेकिन अगर कोई जीन वगैरह आपने आइसोलेट किया है, वो सब आपका पेटेंट के अंडर आता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल, ये पेटेंट में नहीं आएगा, लेकिन कोई जीन अगर आप आइसोलेट कर रहे हो या कोई मेजर डिस्कवरी कर रहे हो, वो आपका पेटेंट के अंडर आता है। नाउ पेटेंट हमें क्लियर हो गया, हेडक्वार्टर कहां पे है, कौन कौन सी चीजें पेटेंट में आती है, कितने साल के लिए वैलिड होता है, ठीक है। तो लाइफ फॉर्म्स जो आती हैं वो इंडियन पेटेंट एक्ट 1999 के अकॉर्डिंग नहीं आती। तो यहां मैं लिख देती हूं कि जो लाइफ फॉर्म्स हैं वो इंडियन पेटेंट एक्ट 1999 के अंडर नहीं आती, ठीक है। लाइफ फॉर्म्स आप समझ के, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स है, एनिमल्स हैं, ये इसके अंडर नहीं आएंगे। अगला आपके पास में है प्लांट ब्रीडर्स राइट। अब प्लांट ब्रीडर्स राइट की अगर हम बात करते हैं, ये राइट क्या होता है, गवर्नमेंट देती है प्लांट ब्रीडर को। और प्लांट ब्रीडर को ये राइट गवर्नमेंट क्यों देगी, ताकि प्लांट ब्रीडर कोई भी अगर वेराइटी को डेवलप कर रहा है तो कोई और पर्सन उस वेराइटी को कमर्शियलाइज ना कर पाए। तो यहां पे जब हम प्लांट वैरायटी की बात करते हैं तो ये जो प्लांट ब्रीडर्स राइट है ये दिया जाता है किसी पर्टिकुलर वैरायटी के लिए ब्रीडर को, ताकि कोई और उसकी कमर्शियलाइजेशन ना कर पाए। यूजुअली इसके भी टाइम पीरियड की बात करें तो ये 15 से 20 साल का इसका टाइम पीरियड रहता है। तो प्लांट ब्रीडर एक्ट की अगर हम बात करते हैं, कितना टाइम पीरियड के लिए रहता है, ये भी आपका 15 से 20 साल का रहता है, ठीक है, राइट। अब इसका बेसिकली अगर मैं आपको बात बताऊं
तो इसमें जो वैरायटी है, हमारा मेन फोकस क्या है कि कोई वैरायटी को कमर्शलाइज ना करे, प्रोसीजर इसमें काउंट नहीं होता। वैरायटी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, लेकिन इसके केस में प्रोसीजर काउंट नहीं होगा। कैसे बनी है वो बात डिफरेंट है, उसके ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम किसकी बात करें, वैरायटी की बात करें, प्रोसीजर की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। तो ये पॉइंट भी नोट कर लीजिए प्लांट ब्रीडर्स राइट के बारे में, ठीक है, कि ये जो आपका होता है ऑब्जेक्ट ऑफ जो आपका प्रोटेक्शन है वो क्या है, हमें किसकी चीज को प्रोटेक्ट करें, यहाँ पे वैरायटी को प्रोटेक्ट करें, ना कि ब्रीडिंग प्रोग्राम को, ठीक है, सिर्फ वैरायटी को प्रोटेक्ट करें, यहाँ पे हम ब्रीडिंग प्रोग्राम को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं अंडर दिस, ठीक है जी, ये वाला पॉइंट भी नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अब इसके केस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसके केस में होता है NDUS, यानी कि नोवेलिटी, यूनिफॉर्मिटी, डिस्टिंक्टनेस एंड स्टेबिलिटी। अगर कोई भी नई वैरायटी डेवलप करनी है, उसमें ये 4 कैरेक्टर्स का होना बहुत जरूरी है। आप सबने सुना होगा, नोवेलिटी यानी कि कुछ नया होना चाहिए, डिस्टिंक्टिवनेस यानी कि कुछ आपका अलग वो डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टर्स होने चाहिए, यूनिफॉर्मिटी सब सेम होने चाहिए, और वो स्टेबल होना चाहिए जो कैरेक्टर है। तो ये पता होना चाहिए कि NDUS जो है यहाँ पे बहुत जरूरी है, ये जरूर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए इस पॉइंट को भी फटाफट से नोट कर लीजिए। नाउ अब इसमें अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स की बात करते हैं, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वेराइटीज की अगर हम बात करें, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वेराइटीज, तो 1978 के अंदर अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या है, मिनिमम 15 सालों के लिए। अगर आप 1999 वाले की बात कर रहे हो तो 20 सालों के लिए, ठीक है। तो ये जो प्रोटेक्शन होती है अकॉर्डिंग टू 1978 का जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपके 15 साल के लिए होती है, और अगर आप बात करते हो 1991 के अकॉर्डिंग तो उसके अकॉर्डिंग कितनी है, 20 साल के लिए है। लिख लो इस पॉइंट को भी, ये भी इंपॉर्टेंट है। लिख लिया पॉइंट कि यूपीओवी एक्ट जो है 1978 के अकॉर्डिंग 15 साल है, 1991 के अकॉर्डिंग 20 साल है। और अगर आप बात करते हो पीपीवीएफआर एक्ट के अकॉर्डिंग, तो पीपीवीएफआर के अकॉर्डिंग 15 साल है एक्सटेंट वेराइटीज के लिए, 18 साल है ट्रीज एंड वाइन्स के लिए। एक्सटेंट वेराइटीज का मतलब क्या है, जो वेराइटीज आपके ऑलरेडी या तो कंजर्वेशन में है या तो पहले से आप उसको कल्टीवेट कर रहे हो, कहीं पे आपके जर्म प्लाज्म बैंक्स में है या जीन बैंक्स में है, कहीं पे भी आपने उसको कंजर्व करके रखा है किसी वेराइटी को, और जिसको आप कल्टीवेट कर रहे हो, तो वो एक्सटेंट वेराइटीज में आ जाता है। तो एक्सटेंट वेराइटीज के लिए 15 साल है, और ट्रीज एंड वाइन्स के लिए कितना है, 18 ईयर्स है, राइट। चलिए यहां तक पॉइंट सबने नोट कर लिए। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूपीओवी का हेडक्वार्टर कहां है, स्विट्जरलैंड में। यूपीओवी का हेडक्वार्टर कहां पे है, स्विट्जरलैंड में, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब अगर हम बात करते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस की, तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस या फिर आपने सुना होगा जैसे कि जीआई टैग्स हैं। तो जीआई टैग्स का क्या होता है कि अगर कोई पर्टिकुलर जगह की कोई खासियत है कि पर्टिकुलर जगह पे कोई चीज आ रही है और उसके स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, तो उसको हम बोल देते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, कि एक पर्टिकुलर एरिया की जो आपकी इंडिकेशन है, जो एक पर्टिकुलर वैरायटी है, कोई स्पेशल चीज है, उसको अगर कोई बहुत ही खासियत है तो उसको जीआई टैग दे दिया जाता है, यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग उसको दे दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि आपने सुना होगा बिहार की शाही लीची है, ठीक है, वैसे ही बिहार में एक आम है,
उसको भी क्या है, जीआई टैग मिला हुआ है। बहुत सारी जगह पे आपको अलग अलग जीआई टैग देखने को मिलेंगे। राजस्थान की बात कर लो, सांगरी की सब्जी होती है, वहां पे क्या है, उसको भी जीआई टैग मिला है। ठीक है, तो जीआई टैग क्या होता है, जब पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर लोकेशन वाइज हम यहाँ पे क्या करते हैं, टैग्स की बात करते हैं। ठीक है, जैसे क्वालिटी की बात करें या प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, यहां तक हो गया। किसकी फुल फॉर्म पूछ रहे हो, यूपीओवी की, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वेराइटीज। ठीक है, बाकी इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो दूसरी लैंग्वेज में, इंग्लिश में बोले तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज। चलिए, तो यहां तक हमने जितने भी हमारे टॉपिक्स थे सीड साइंस के मेन टॉपिक्स को सबको कवर कर लिया है। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। और अगर हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि फर्स्ट जीआई टैग आपका किसको मिला है, दार्जिलिंग टी को। फर्स्ट जीआई टैग किसको मिला है, दार्जिलिंग टी को। ठीक है, कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। फर्स्ट जीआई टैग किसको मिला है, दार्जिलिंग टी को। जियोग्राफिकल गुड्स एक्ट ये आया था 1993 में। जियोग्राफिकल गुड्स एक्ट ये आया था 1993 में और एनफोर्स हुआ था 15 सितंबर 2003 में। और एनफोर्स हुआ था 15 सितंबर 2003 में। ठीक है, राइट। अब बात करते हैं बाकी फैक्ट्स के बारे में। तो फैक्ट्स में आपके पास में जैसे पहला पॉइंट है, वॉलेंटियर प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय हार्ड सीड्स। तो वॉलेंटियर प्लांट्स क्या होते हैं, जो खुद ही सेल्फ सोन प्लांट्स होते हैं, या पिछले सीजन के जो प्लांट्स होते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, वॉलेंटियर प्लांट्स बोल देते हैं। ओवर विंटरिंग इज एसेंशियल फॉर फ्लावरिंग इन कॉलीफ्लावर। Male sterility was first identified in onion. A plant which produces fruits beneath the soil surface is called geocarpic. Adherence of seed with soil is called biospermy. Breeding method for hybrid seed production of onion is cytoplasmic genetic male sterility. The temperature which causes seed dormancy in wheat is 10 to 20 degrees Celsius. ठीक है, पासपोर्ट डेटा ऑफ सीड इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द सीड। तो कुछ हमारे पास में फैक्ट है, यहां पे देख लेते हैं कितने फैक्ट्स हैं और कितने कवर हो पाएंगे आज हमसे। आज तो वैसे भी करना ही है। तो ये जितने भी फैक्ट्स हैं यहां से लेके आप देख रहे हो कहां तक, लास्ट तक, ये सारे फैक्ट्स हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, एडिशनल फैक्ट्स हैं। इनके बारे में फटाफट से कवर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ओके, करें स्टार्ट। चलिए, द सीड obtained from a single plant in breeding program is called primordial seed. Nature of polyembryonic seedling is 100% maternal. Spraying of gametocides induces the production of female flower. गैमेटोसाइड होगा ये, है ना, गैमेटोसाइड अगर हम डालते हैं तो फीमेल फ्लावर्स बनते हैं। Chemical used as osmoregulation in synthetic seed production is abscisic acid. Headquarter of ISTA is located in Switzerland. और इसका ईयर आपको क्या बताया था, जल्दी बताओ, कल ईयर क्या बताया था ISTA का, फटाफट से बता दो, बताइए कल ईयर क्या बताया था, बताओ। क्या बताया था कल ISTA का ईयर। तो बेटा ये जो आपके फैक्ट्स है ना, ये वन लाइनर्स हैं, इसको अभी हम ऐसे कंप्लीट कर रहे हैं। आपको इनमें से जो भी फैक्ट समझ नहीं आएगा वो आप डाउट सेक्शन में डाल देना, मैं आपको क्लियर कर दूंगी। ठीक है, अभी अगर मैं एक एक फैक्ट पकड़ूंगी तो एक भी स्लाइड पूरी नहीं हो पाएगी।
ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस हैं या डायरेक्ट सब्जेक्ट के फैक्ट है, मैंने सोचा कि कुछ वन लाइनर्स आपको दे देती हूँ। वन लाइनर से क्या होता है कि आपको फटाफट से चीजों को कवर करना इजी हो जाता है। जहां पे आपको लगेगा कि ये फैक्ट मुझे क्लियर नहीं हो रहा है, वहां पे आप मुझे डाउट सेक्शन में बोल देना कि मैम ये वाला फैक्ट मुझे समझ नहीं आया, तो मैं उस फैक्ट को चेक कर लूंगी। चलेगा? बताओ। क्योंकि अगर अभी मैं एक एक लाइन को कवर करने लगूंगी ना, तो इतने सारे फैक्ट्स हैं, ये एकदम से कवर नहीं हो पाएंगे। बताओ क्या करना है, बोलो बताओ जल्दी से, क्या करना है, बोलो बोलो। बताइए। हाँ जी, 1924। जिन्होंने भी बोला कि इसका का ईयर 1924 है, सबने सही बोला है ना, 1924। चलो अब इतनी चीजें तो आपको याद ही रहेगी। बताओ जल्दी से क्या करना है, क्योंकि अगर एक एक अनिकेत बोल रहे कि मैम एक एक एक्सप्लेन कर दो, अगर मैं एक एक एक्सप्लेन करूंगी, ये वन लाइनर्स हैं, तो ये कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। आप बताओ क्या करना है। अगर आपको ऐसा करते हैं, अगर आपको फिर भी कोई डाउट आएगा तो आप डाउट पोर्टल पे डाउट ड्रॉप कर देना या टेलीग्राम पे मुझसे पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। बोलो जल्दी से क्या करना है, बताइए। जो आप बोलोगे वो हो जाएगा, क्योंकि एक घंटे में तो एक एक करके नहीं कंप्लीट हो पाएगा अपना पूरा, है ना। ये मैंने वैसे जो आपके फैक्ट्स हैं, आपने किसी को देखा नहीं होगा इस तरह से देते हुए, लेकिन मुझे लगता है कि सब चीजें कवर होनी चाहिए, तो जितने टॉपिक्स आपके इससे कवर हो सकते हैं, मैंने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे डाल दिए। बताइए क्या करना है, कंटिन्यू करें, बोलिए। सब इसमें कंफर्टेबल है ना, किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि नहीं करवाया। बताओ मुझे, कंफर्टेबल हो ना सारे, ऐसे सब कंफर्टेबल है ना। क्योंकि आपको देखो कि फैक्ट्स ही हैं, जहां पे नहीं समझ आएगा वहां पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो कि मैम यहाँ पे मुझे डाउट आ रहा है, यहाँ पे बता दो, है ना। तो मैं आपको वहां पे डाउट पोर्टल पे भी बता दूंगी, या टेलीग्राम पे पूछोगे वहां पे भी बता दूंगी, या फिर कल से भी आपकी क्लासेस चलनी है, वहां पे डाउट ड्रॉप कर देना, तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी उसके बारे में कुछ ना कुछ। बताइए, है ना, कर लें कंटिन्यू। सब कंफर्टेबल है ना, किसी को कोई इश्यू तो नहीं है? बता दो मुझे पहले, बाद में नहीं बोलना है मुझे। चलिए, सो नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए, नेक्स्ट इज अडेप्टिव रिसर्च ट्रायल इज परफॉर्म्ड बिफोर रिलीजिंग अ वेराइटी। की वेराइटी रिलीज करने से पहले जो आपका ट्रायल होते हैं उनको फॉलो किया जाता है। फीमेल स्टर्लिटी इन सोरगम इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अ माइक्रोन्यूट्रिएंट। कि सोरगम में अगर हम बात करते हैं फीमेल स्टर्लिटी की, वो माइक्रोन्यूट्रिएंट से इन्फ्लुएंस होती है। आगे देखना क्या लिखा है। नेक्स्ट वन इज बेसिपिटल, का मतलब होता है फ्लावरिंग फ्रॉम द टिप टू बॉटम, यानी कि टुवर्ड्स द बेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, राइस है। अब देखो यहाँ पे एक चीज दी है कि फीमेल स्टर्लिटी इन सोरगम इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अ माइक्रोन्यूट्रिएंट दैट इज बोरोन। किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, ये बोरोन की बात कर रहा है। नेक्स्ट आगे क्या बोला है कि बेसिपिटल मींस फ्लावरिंग फ्रॉम टिप टू द बॉटम, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ राइस। सेंट्रीपिटल मींस फ्लावरिंग फ्रॉम सेंटर टू बोथ द साइड्स, जैसे कि पर्ल मिलेट। एक्रोपिटल मींस फ्लावरिंग फ्रॉम बॉटम टू द टॉप, जैसे कि जिंजर। केमिकल यूज टू इनहिबिट द पोटैटो स्प्राउटिंग, ये सबको पता है, जो मैलिक हाइड्राजाइड है उसको पोटैटो स्प्राउटिंग को इनहिबिट करने के लिए यूज किया जाता है। सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियोज दी गई है, ठीक है, इसको आप देख लेना किसकी कितनी सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो है, ठीक है, इसको एक बार चेक भी कर लेना। राइट, इनको रेशियोज को एक बार चेक कर लेना, ठीक है। SMR रेशियो ऑफ पोटैटो की बात कर रहे हैं, 1:4 हमने पढ़ी थी, ठीक है, इसको एक बार चेक कर लेना। ओके, इसको एक बार चेक कर लेना, दिस वन 1:4 पढ़ी थी, है ना। नेक्स्ट हमारे पास में है, नेक्स्ट इज आइडियल टेम्परेचर फॉर बोल्टिंग इन कैबेज इज 10 to 15 डिग्री सेल्सियस। During the hybrid seed production of sunflower, presence of B line in A line is called pollen shader। ये हम बात करेंगे ब्रीडिंग में, ठीक है, कुछ फैक्ट्स ब्रीडिंग के भी इसमें इंक्लूडेड हैं। In synthetic seeds only embryo is the natural plant apart। अब देखो सिंथेटिक सीड क्या बोला था कि किसी हम पॉलन, अगर हम कल्चर की बात कर रहे हैं या फिर हम किसी वेजिटेटिव प्लांट की बात कर रहे हैं, टिश्यू कल्चर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो एम्ब्रियो होता है वही आपका क्या होता है, नेचुरल प्लांट होता है। ग्लूम्स आर परसिस्टेंट इन द फॉडर सोरगम, की सोरगम में जो ग्लूम्स होते हैं वो हमेशा रहते हैं। इन सोरगम हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन आइसोलेशन डिस्टेंस इज टू अवॉइड द कंटेमिनेशन विद द जॉनसन ग्रास एंड फोरेज सोरगम विद द हाई टिलरिंग एंड
ग्रासी पेनिकल। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस बताया, आइसोलेशन डिस्टेंस किस किस से किया जाता है, तो आइसोलेशन डिस्टेंस दूसरी वैरायटी से भी किया जा रहा है और जो जॉनसन ग्रास है और फोरेज सॉर्गम है उससे भी किया जा रहा है। डिफरेंशियल ब्लूमिंग डेट्स फॉर मॉडिफाइंग आइसोलेशन डिस्टेंस आर परमिटेड इन मेज। अब देखो मेज में हमने एक चीज पढ़ी थी ना कि अलोंग द अगर बॉर्डर है, बॉर्डर क्रॉप अगर हम मेज को लगा रहे हैं तो वहां पे जो आइसोलेशन डिस्टेंस है वो वेरी करता है। तो ये वाला जो एक टेबल है ना, मैंने शॉर्ट नोट्स में भी एक छोटा सा टेबल डाला होगा जहां पे लिखा होगा कि आइसोलेशन डिस्टेंस जो है वो वेरी करता है और वहां टिक टिक लगे होंगे, तो वो इससे रिलेटेड है कि कई क्रॉप्स में हम क्या करते हैं, आइसोलेशन डिस्टेंस अगर आप अलग अलग तरीके से अलोंग द बॉर्डर लगा रहे हो या बिटवीन द रोज लगा रहे हो तो आइसोलेशन डिस्टेंस वेरी करता है। यही है, जब आपको शॉर्ट नोट मिलेंगे तो शॉर्ट नोट्स में आपको इसका टेबल दिखेगा, छोटा सा पार्ट है। देन the number of border rows required for production of certified seed in sorghum is 5. In maize after harvest, the cobs are sorted out for the off color. Ganga 5 is the most popular double hybrid cross of maize. Ganga 5 maize का क्या है, हाइब्रिड है। सीड मल्टीप्लीकेशन रेशियो ऑफ कॉटन इज 46। अब देखो जितनी भी मल्टीप्लीकेशन रेशियोज है ना, एक बार इनको चेक कर लेना, ठीक है, जितनी भी मल्टीप्लीकेशन रेशियोज हैं इनको एक बार चेक कर लेना। नी बेंट इज कॉमन इन सीडलिंग ऑफ अनियन। अनियन सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो ऑफ ग्राउंडनट इज 1:8। पॉलन वायबिलिटी पीरियड फॉर ऑफ कॉटन क्रॉप इज 24 आवर्स। ठीक है, तो इसको मैं अभी हटा रही हूं सो दैट आप लोग इसको चेक कर पाओ, है ना, कि कितनी कितनी इसकी है, इसको एक बार चेक कर लेना। नेक्स्ट, सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो ऑफ रागी इज दिस, इसको भी आपने एक बार चेक कर लेना है। Planting ratio for hybrid seed production of bajra is 2:8. The number of border rows for hybrid seed production is 8. Planting ratio of hybrid seed production is 2:4. The number of border rows recommended for hybrid seed production is 4. International Cotton Advisory Committee is located in Rome. Directorate of Seed Research is located at Mau. PPVFRA was implemented in India from January 1, 2005. Seed village concept is adopted in Andhra Pradesh and Karnataka. Presence of embryoless seed is common feature in carrot. Orchid seeds are germinated in nutrient agar medium because they have no endosperm or any nutritive tissue. अब ऑर्किड सीड्स को हम क्या करते हैं, कुछ न्यूट्रिशन देने के लिए एक मीडियम में ग्रो करते हैं, क्योंकि इनके पास में कोई हमारे पास में एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता जो उसको न्यूट्रिशन दे सके। तो इसको अगर हमें ग्रो करना है तो हमें कहाँ ग्रो करना पड़ेगा, न्यूट्रिएंट अगार मीडियम में, एक मीडियम होता है उसमें ग्रो करना पड़ेगा। फाइटोक्रोम पिगमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सीड डोरमेंसी एंड सीड जर्मिनेशन. Dehydrogenase enzymes are responsible for prediction of viability through tetrazolium test. Seed viability book was written by E.H. Roberts. Disintegration of parts of seed during abscission is histolysis. The ecological suicide of the crop seed occurs as field due to the accumulation of carbon monoxide. Malachite green test is used to identify the mechanical damage. अभी हमने डिस्कस किया था, जो फेरिक क्लोराइड टेस्ट है वो भी यूज होता है। The final product of tetrazolium test is triphenylformazine. ये भी हमने डिस्कस किया कि नॉन डिफ्यूजिबल पिगमेंट बन जाती है जिसको फॉर्माजन बोलते हैं। इन कोरिएंडर कॉमेरीन कॉजेस सीड डोरमेंसी, इसका याद करो, मैंने आपको एक पूरा टेबल दिया था ना, और पूरे टेबल में मैंने आपको बताया था कि किसमें कौन सा इनहिबिटरी आपका सब्सटेंस है। बायोसेफ्टी रेगुलेशंस वर फर्स्ट प्रिपेयर्ड इन द ईयर 1990. सस्पेंशन ऑफ जर्मिनेशन बाय अनफेवरेबल कंडीशंस इज कॉल्ड क्यूसेंस। अब हमने क्या बोला था कि डोरमेंसी की बात करते हैं तो सीड फेवरेबल कंडीशन में भी कई बार जर्मिनेट नहीं करता है, कई बार सीड के फैक्टर होते हैं, कोई एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, कोई इंटरनल फैक्टर होते हैं। लेकिन क्विसेंस की अगर हम बात करते हैं तो क्विसेंस में किसकी बात करते हैं, अनफेवरेबल एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात करते हैं। क्विसेंस में हम अनफेवरेबल एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात करते हैं। Weed seed, other crop seed and inert matter are the fraction of purity analysis. In India, total number of seed farm corporations operated is 11. The seed order emphasizes the need for the license of the sale of seed. The new seed certification is a voluntary process. India seed certification rules are based on the rules proposed by OECD. 5th and 14th day are the first and final count for seed germination test in paddy. In cotton, number of plants या count in field inspection is 250. The minimum germination percent for groundnut as per minimum certification standard is 70. The submitted sample size of paddy is 400 gram. The RH required for germination room is 90. Phenol color test is used
Phenol test is used for the identification of varietal identification. ISTA was established during 1924. KOH bleach test in sorghum is useful to assess varietal purity. Sodium hydroxide test is for wheat is useful in assessing the varietal purity. Peroxidase test हो सोयाबीन is used for the varietal purity test. जितने भी टेस्ट हैं, कौन सा टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है वो यहाँ पे दिया है. अच्छा, किसी का डाउट आ रहा है कि मैम एक बच्चा बोल रहे हैं, अब मैं आपको क्या ही बोलूं, मुझे बीच में लगा कि आपका जेन्युइन डाउट है, तो मैं एकदम से ना डाउट सेक्शन देखने लगी कि मैम डाउट सेक्शन में दूसरे का डाउट देख सकते हैं पर उसका दिया हुआ आंसर नहीं देख सकते. तो देखो, डाउट सेक्शन में जिसको डाउट आएगा उसी को तो आंसर दिखेगा ना. अगर आपका भी सेम डाउट होता तो आप भी पूछ लेते, है ना. जिसका जो डाउट होगा वही तो पूछेगा. चलिए, तो इसी तरह से आप देखोगे मिनिमम वेट ऑफ सबमिटेड सैंपल फॉर मॉइस्चर एस्टिमेशन इन पैडी इज 50 ग्राम. Werner divider is also called conical divider. The working sample size for tomato is 7 gram. Submitted sample size for maize is 1000 gram. Working sample of groundnut is 1000 gram. Minimum 400 seeds to be tested for assessing germination percent as per ISTA. Central Seed Testing Laboratory was established during 19th. Then validity period of fresh seed as per certification standard is 9 months. International Seed Network initiative was started in June during the year 1999. Seed size of certification tag का जो size है 15 by 7.5 by 15 है. Important seed borne disease accounted in seed certification wheat is loose smut. wheat में जो सबसे important disease आती है ना certification के टाइम पे, वो loose smut आती है. Plant Quarantine Act was passed during 1976. ये वाला रेगुलेशंस वाला रहने दो, ये हम एंटो में कवर करेंगे अच्छे से. In seed testing laboratory, dividers are used to obtain working sample. Pearson Square law is adopted for blending. Reference testing of seeds is being conducted at central testing lab. Color of seed sample certificate is orange. Blotter test is recommended by staff for analyzing the seed health. The concept of seed vigor was first proposed by Isley in the year 1951. Father of seed testing is Frederick Knopp. The first terminology used by Knopp to explain the seed vigor shooting strength. Cold test is considered as best method for estimating vigor corn and cool germination test is the test for cotton. ठीक है. हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? हिंदी वालों को नहीं समझ आ रहा है, ये बहुत कम में समझ आ रहा है. अच्छा, आपको हिंदी में भी चाहिए, बताओ क्या चाहिए? हिंदी में भी चाहिए, ये बताओ. हर्ष चतुर्वेदी, बताइए जरा कौन सा पॉइंट बेटा समझ नहीं आ रहा है? बोलो बोलो, बताइए. अच्छा, ये आपको हिंदी में भी चाहिए? आप ऐसा बोलो कि जितने भी फैक्ट्स हैं ये सारे आपको हिंदी में चाहिए? बोलो, ऐसा बोल रहे हो कि हिंदी में चाहिए फैक्ट? बताते ही नहीं हो, बोलोगे नहीं तो मुझे समझ कैसे आएगा? बताइए क्या हुआ, कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया? बोलो भाई, हर्षी क्या हुआ? क्या पॉइंट बेटा समझ में नहीं आया? हिंदी में चाहिए, सारे फैक्ट्स हिंदी में चाहिए. बताओ, सारे फैक्ट्स बोल रहे हो आप हिंदी में? चलो ठीक है, इसका मैं कुछ करती हूँ. मुझे थोड़ा सा टाइम देना आप, इसके लिए मैं कुछ करती हूँ, है ना. देखती हूँ कैसे आप तक ये हिंदी में मैं पहुंचा सकती हूँ या हिंदी नोट्स में इंक्लूड कर सकती हूँ, देखती हूँ. चलो ठीक है हर्ष, आपकी बात को मैं कंसिडर कर रही हूँ. बीच में मैं देखती हूँ कैसे मैं इन फैक्ट्स को हिंदी में कन्वर्ट करूं या क्या, देखती हूँ, है ना. सोचती हूँ इस बारे में. ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं. ठीक है, अगर आपको हिंदी में चाहिए, अनिकेत दुर्गे, आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपको हिंदी में चाहिए? बताओ, आपको भी हिंदी में चाहिए? बोलो भाई. अब अगर बोलोगे नहीं तो मुझे क्या पता चलेगा कितने बच्चों की रिक्वायरमेंट है. चलिए ठीक है, तो ऐसा करती हूं मैं, ये जो आप फैक्ट्स बोल रहे हो, जितने भी ये फैक्ट्स हैं, शुरू में नहीं बोला आपने, बीच में आके बोला, है ना. ठीक है, कोई बात नहीं. जितने भी आप फैक्ट्स बोल रहे हो, अब क्वांट्स की क्लास में कैसे लगवा दूंगी. चलो कोई नहीं, देखते हैं. ठीक है, तो जितने भी बच्चे बोल रहे हैं कि हमें इसके फैक्ट्स हिंदी में चाहिए, मैं देखती हूँ बीच में कि कैसे क्या हो सकता है और कैसे मैं आपको इसका जो कंटेंट है वो हिंदी में प्रोवाइड कर सकती हूँ. लेकिन आपको मुझे थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा इसके लिए.
ठीक है, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। मैंने अपनी तरफ से सोचा था कि अगर मैं आपको फैक्ट्स दूंगी तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, लेकिन अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि उनको बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है बिना हिंदी के। तो ठीक है, मैं कुछ ट्राई करती हूँ इसके लिए। ठीक है, इसके लिए मैं कुछ ट्राई करती हूँ। ओके, सो अब मुझे एक बात बताओ, जितनी भी ये फैक्ट्स हैं, या तो मैं ऐसा करती हूं कि अभी के लिए आपको ये फैक्ट्स नहीं देती हूं, कुछ ना कुछ इसमें मॉडिफिकेशंस हिंदी में भी करती हूं, और कभी ना कभी कोई ना कोई नोट ऐसा करूंगी, आपको अपलोड करवा दूंगी, कुछ ना कुछ तो करूंगी। बताओ क्या करना है? चलेगा इतना? बताते ही नहीं हो, मुझे कैसे पता चलेगा? चलेगा इतना? तो एक कंक्लूजन पे तो आओ, किसी कंक्लूजन पे आप लोग आते ही नहीं हो। हाँ ठीक है, जो इंग्लिश वाले हैं उनके लिए पीडीएफ को मैं अपलोड करवा देती हूँ। ठीक है, क्योंकि देखो ये जो आपके फैक्ट्स हैं, आपको पता है बाइलिंगुअल में हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना, जितना मैक्सिमम पॉसिबल है वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, आपके बारे में मैं कुछ सोचूंगी, जो भी अभी बोल रहे हैं कि हमें बिल्कुल प्योर हिंदी में चाहिए, उनके बारे में मैं जरूर कुछ सोचूंगी, ऐसा नहीं आपके बारे में नहीं सोचूंगी। फिलहाल के लिए आप इन फैक्ट्स को पढ़ लेना, जहां पे नहीं पता चलेगा वहां पे मुझसे पूछ लेना। इसके अलावा मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि कुछ ना कुछ मैं चेंजेस करके आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इसको एडजस्ट कर दूंगी। ठीक है, पर मुझे थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आप बोलोगे कि मैम कल ही पकड़ा दो, तो एकदम से तो मेरे से भी नहीं हो पाएगा, मुझे भी टाइम चाहिए। ठीक है, क्योंकि बाकी और भी क्लासेस चल रही हैं, तो उन क्लासेस का भी देखना होता है, तो थोड़ा सा टाइम निकालना, मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं आपका नहीं है, चलो करेंगे, इसके बारे में भी हम कोशिश करेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, वैसे आपको पता है कि हम बाइलिंगुअल में ही पढ़ते हैं जो भी चीजें हैं। अभी क्योंकि फैक्ट्स थे तो मैंने सोचा कि डायरेक्ट आपको फैक्ट्स बता देती हूं। चलिए, तो अब हम आते हैं समरी पे। हमने क्या क्या सीड में पूरे में डिस्कस किया। देखो, एक तो हमने सीड की डेफिनेशन की बात की थी, सीड के अपेंडेजेस की बात की थी, कंपोनेंट्स की बात की थी, सीड जर्मिनेशन वाला टॉपिक हमने कवर किया, और हमने सीड की डॉर्मेंसी वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट किया, सीड क्वालिटी के बारे में बात की, सीड प्रोसेसिंग के बारे में बात की, एसएमआर के बारे में बात की, एसआरआर के बारे में बात की, आइसोलेशन डिस्टेंसेस की बात की। अब ये टॉपिक कुछ आपके ऐसे टॉपिक्स थे जिसमें आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी। बाकी मैक्सिमम जो आप यहाँ पे सीड का कंटेंट देख रहे हो ना, जो भी मैक्सिमम वैल्यूज वगैरह है, वो तो आपको पढ़नी ही पड़ेंगी। जो आपके कुछ यहाँ पे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनकी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, या जिसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, तो जो फैक्ट बेस्ड चीजें हैं ना, उसको तो आपको समझना पड़ेगा और लर्न करना ही पड़ेगा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, अगर, क्योंकि वो पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपको किसी कॉन्सेप्ट में दिक्कत आती है ना, तो आप मुझे बोल सकते हो कि मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, बताइए। अगर किसी कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो बोलो, क्योंकि फैक्चुअल चीजों को तो देखो पढ़ना ही पड़ेगा। आप अगर इसके शॉर्ट नोट्स भी देखेंगे, आपको अपलोड हो जाएंगे कुछ दिन में, तो शॉर्ट नोट्स में भी मैंने हर एक चीज, हर एक टेबल, हर एक चीज को डिटेल में कवर किया है। डिटेल में मतलब कि मैक्सिमम पॉसिबल जितना पूछा जाता है वो सब कुछ वहां पे गिवन है, तो आप वहां से भी सब चीजों को अपना कवर कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। फैक्ट्स मैंने सिर्फ इसीलिए डाले थे आज के इसमें कि कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमें एक्स्ट्रा भी कुछ चाहिए या एक्स्ट्रा भी कुछ पढ़ना है, तो उस चक्कर में मैंने वन लाइनर्स डाल दिए थे कि चलो अगर आपको कभी टाइम लगे तो वन लाइनर्स ही पढ़ लो, या एक लाइन के क्वेश्चंस ही पढ़ लो, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं। पर अब हिंदी वालों की थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, इनके लिए कुछ करना पड़ेगा। चलो देखते हैं क्या किया जा सकता है। ठीक है, सोचेंगे। तो समरी में तो देखो हमने क्या किया, हम डायरेक्ट मैं बोलूं तो हमने कुछ फैक्ट्स को कवर किया, कुछ हमने टेबल्स की बात की, कुछ हमने यहाँ पे टेस्ट्स के बारे में बात की, राइट। दूसरा, अगर हम बात करते हैं होमवर्क की, तो होमवर्क तो आपको पता ही है कि जो आ जाएंगे अभी शाम तक या कल तक आ जाएंगे, नोट्स अपलोड हो जाएंगे, शॉर्ट नोट्स जल्दी अपलोड हो जाते हैं सब्जेक्ट खत्म होते ही। डीपीपी भी आपकी आ जाएगी, उसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो समरी की अगर हम बात करते हैं, तो समरी में हमने सारा सीट जो है अभी कवर कर लिया है। और हमारे पास में जो, अगर हम होमवर्क की बात करते हैं, तो होमवर्क में तो मैं यही बोलूंगी, जितने भी टेबल्स है उनको रिवाइज करो। ठीक है, जहां पे आपको डाउट आता है वहां पे आप पूछ सकते हो। और ठीक है, अब कोई पूछ रहा है कि मैम वन लाइनर्स आर द बेस्ट, पर कई बार बेटा क्या होता है ना, जब हम टाइपिंग भी करते हैं, थोड़ी बहुत गलतियां, कई बार गलती से टाइप हो जाती है, कुछ ना कुछ गलती रह जाती है, तो फैक्चुअल डाटा को हमेशा एक आधी बार चेक कर लिया करो। फैक्ट्स में कई बार होता है, ऑल्दो वो चेक किया ही होता है, लेकिन कई बार टाइपिंग की एरर्स होने के भी चांसेस होते हैं, है ना, तो थोड़ा सा उसको चेक कर लिया करो। तो अब बताओ, अब क्या पढ़ाऊं मैं? फैक्ट्स थे, फैक्ट्स आप लोगों ने बोला कि नहीं, और फैक्ट्स अब आप बोल रहे हो आप खुद पढ़ लोगे। अब मुझे बताओ, फैक्ट्स खुद पढ़ लोगे? बताइए जल्दी से बताओ, फैक्ट्स खुद पढ़ लोगे? बोलो बोलो, खुद कर लोगे कवर फैक्ट्स को? बताइए।
बताओ जल्दी से, फैक्ट्स को खुद कवर कर लोगे? बताइए, कर लोगे फैक्ट्स को कवर? बताओ जल्दी से, यार बाद में ही दूं ये जितने भी फैक्ट्स हैं आपके, जब आपका एग्जाम आना होगा उससे कुछ दिन पहले दूं? बताओ, बताइए जल्दी से, क्या चाहते हैं? जो आप बोलोगे वैसा हो जाएगा। रखे रखो नोट्स में फैक्ट्स या रहने दूं? बताओ जल्दी से, कर लोगे खुद कवर? ऐसा करते हैं, फिलहाल के लिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है इस चीज का, करवा लेंगे मैम, ठीक है। एक सॉल्यूशन है इस चीज का फिलहाल के लिए मेरे पास, टेम्परेरी सॉल्यूशन। क्या कर सकते हैं हम, क्योंकि ये जो जितने भी फैक्ट्स हैं वन लाइनर्स हैं, ठीक है, डायरेक्ट लाइनर्स हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। इन लाइंस को लाइन टू लाइन आप लोग पढ़ सकते हो। फैक्चुअल डाटा को एक आधी बार आपने चेक कर लेना है, जो मैंने आपको बोला। और इसके जो आपके डाउट्स होंगे, अगर आपको कहीं पे नहीं पता चलेगा कि इसका क्या मतलब है या कुछ भी है, तो आप लोग मुझे डाउट पोर्टल पे पूछ लेना। बोलो चलेगा? बताओ, क्योंकि अभी अगर पढ़ना है तो पढ़ा तो मैं दूंगी यहां से। और एक बच्चा बोल रहा था कि मुझे ऐसे लग रहा है स्लाइड और पेपर वाला काम है, तो बेटा फैक्ट्स में तो वही होगा ना। फैक्ट्स में कितना ही डिटेल में मैं बता दूंगी आपको, फैक्ट्स तो डायरेक्ट वन लाइनर्स होते हैं। बाकी जितना भी मुझे था आप खुद बताइए, जितना भी हमने पूरा सिलेबस कवर किया, उस सिलेबस में एक एक चीज, एक एक पॉइंट आपको बिल्कुल डिटेल में कवर करवाया, कुछ भी नहीं छोड़ा है किसी भी टॉपिक का, मैक्सिमम चीजें कवर करवाई है। टेस्ट का भी आप देखोगे, जो टेस्ट भी सीड के होते हैं ना, A to Z टेस्ट करवाए हैं, कोई टेस्ट नहीं छोड़ा है। नहीं तो आप लोग देखोगे, आप सिर्फ 2-3 टेस्ट पढ़ते हो, टेट्राजोलियम हो गया, फेरिक क्लोराइड हो गया, ग्रोडेक्स हो गया, गाडा हो गया, 3-4 टेस्ट पढ़ के खत्म करते हो। मैंने आपको एक एक टेस्ट का एक एक डिटेल फोटो सब कुछ डाल के किया है। बताओ ऐसा है या नहीं है, खुद बताना। अब जहां पे बेटा फैक्ट वाली चीजें, वहां पे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा ना, यहाँ वहां पे चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो पढ़ने वाली चीजें हैं। जहां पे कॉन्सेप्ट है वहां पे तो मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी ही ना आपका। और आपको पता है कि एक, अगर हम 2 घंटे की क्लास की बात करते हैं, यहाँ पे 2 घंटे की क्लास में हार्डली कोई ऐसी क्लास होगी जिसमें मैंने आपको 1 घंटे में छोड़ दिया होगा। कोई ऐसी क्लास नहीं है। आपको पता है जितनी चीजें हैं वो सारी चीजें मैंने आपको क्लास में करवाई है, मैक्सिमम चीजें करवाई है, जितना पॉसिबल हो सकता है। आपके लिए ये क्या लगेगा, आपको 1 घंटे का लेक्चर है, 1.5 घंटे का लेक्चर है, 2 घंटे का लेक्चर है, इसको बनाने में पता है कितना टाइम जाता है। और मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि आपको बेस्ट से बेस्ट चीज यहाँ पे दूं, लेकिन अभी थोड़ा सा वो लैंग्वेज का बैरियर आ रहा है ना। बट हाँ, उसके लिए एक सॉल्यूशन है कि आप जाओ लाइन टू लाइन पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ना। मैं नहीं बोल रही आज ही सारे फैक्ट याद कर लो, धीरे धीरे 1 बाय 1 फैक्ट देखो, जहां नहीं समझ आएगा वहां पे पूछ लो। ये तो हो सकता है ना, ये तो हम सब एक कॉमन कंक्लूजन पे आ सकते हैं ना, ऐसा तो हो ही सकता है। मुझे लगता है ये तरीका सही है, ऐसे तो हो सकता है ना। बताओ मुझे, फिर इतना तो हम कर ही सकते हैं ना, बताइए जल्दी से। अच्छा, एक बोल रहे कि मैम सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दो, फैक्ट लास्ट में करवा दो। बेटा कॉन्सेप्ट तो सारे खत्म हो गए, अब जितने भी सीड के कॉन्सेप्ट थे हमने सारे पढ़ लिए, ये सारे लास्ट में फैक्ट्स ही थे। जो बोल रहे हैं ना, ये लास्ट में फैक्ट ही थे, कॉन्सेप्ट तो हमने सारे कवर कर लिए। अब फैक्ट से रिलेटेड अगर कोई कॉन्सेप्ट आता है या आपको लगता है ये पॉइंट समझ नहीं आया तो आप पूछ लेना। बताओ चलेगा? ठीक है, आपसे ज्यादा टेंशन मुझे हो जाती है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। बताओ कर लोगे ना सारे? चलिए ठीक है। अब आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में कुछ मुझे बतानी थी। 1 मिनट देना, मुझे पानी पी लेती हूँ, है ना। चलिए, ओके। एक बच्चा बोल रहा है कि मैम एंटोमोलॉजी की क्लास में आप लास्ट 10 मिनट देख सकते हो। बेटा वो तो सब्जेक्ट ही दूसरा चल रहा होगा, है ना, उसमें कैसे करेंगे। लेकिन हाँ, आप ऐसा कर सकते हो कि डाउट पोर्टल पे पूछ सकते हो, है ना, उस पर मैं ही रिप्लाई करती हूँ। आपने देखा होगा वॉइस मैसेज भी मेरे ही होते हैं, मेरी तरफ से रिप्लाई आता है, तो वहां पे मैं आपको टाइम दे सकती हूँ आराम से, है ना, सब चीजें बता सकती हूँ। ठीक है जी, इतना चलेगा। अच्छा, अब मेरे को आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी कि आपकी जो एंटोमोलॉजी की क्लास है वो कल से शुरू हो रही है, और जो क्लासेस की टाइमिंग रहने वाली है वो टाइमिंग आपकी अब मॉर्निंग टाइमिंग होगी। ठीक है, अब इवनिंग टाइमिंग मैं नहीं रखूंगी 6 से 8 वाली, सुबह का टाइम होगा 7 से 8:30 बजे का। चलेगा सबको? बोलो ठीक है। तो उठ जाओगे सुबह? बताओ जल्दी से, उठ जाओगे ना सब लोग सुबह एंटो की क्लासेस के लिए?
हाँ चलो ट्राई करेंगे, ठीक है, जो बोल रहे हैं यहाँ पे अभी करेंगे आगे की क्लासेस में ट्राई, ठीक है, ओके, ठीक है। तो अब कल से आपका जो क्लासेस का टाइमिंग है वो 7 से 8:30 है। और अभी भी अगर किसी को ये दिक्कत होगी कि मैम मुझसे सुबह नहीं उठा जाता है या 7 बजे का टाइम नहीं है, तो एक चीज ध्यान में रखना कि आपका जो एग्जाम है उसकी डेट बहुत नियर है ना, तो उस चीज को लेके चलो, अपना जो पूरा दिन है उसको यूटिलाइज किया करो। अब ये वाला काम छोड़ दो कि हम 10 बजे उठेंगे, 11 बजे उठेंगे, मन करेगा तो 9 बजे उठेंगे, उस चीज को छोड़ दो। अब अपना टाइम यूटिलाइजेशन क्या करो, शुरू कर दो, ठीक है। तो अब जो आपकी एंटो की क्लास होगी, कल की मॉर्निंग की क्लास होगी, 7 बजे होगी, और आप सब लोग मुझे क्लास में चाहिए, ठीक है। आपके जितनों के भी नाम है, नाम मैंने नोट कर लिए हैं, मुझे अब याद हो चुके हैं। त्याग हो गया, यश हो गया, आशीष हो गया, श्रद्धा होगी, हर्ष हो गए, है ना, और अभी एक बच्चा अंकुर हो गया, और एक किसी और के भी डाउट अभी आ रहे थे, है ना, अनिकेत हो गए। तो इन सब के नाम मुझे अब याद हो चुके हैं। तो कल की क्लास में आप सब लोग मुझे चाहिए, ठीक है। क्योंकि एक और चीज बता देती हूँ, एंटो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। लैंग्वेज समझ आ गई, पूरा सब्जेक्ट समझ में आ गया। और कल हम एंटो के जो बेसिक्स हैं उनको स्टार्ट करेंगे, और हम पढ़ेंगे एडवांस लेवल तक। पहले हम बेसिक 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 पे रहेंगे, उसके बाद में हम पेस्ट पे जाएंगे। और इसमें जो आपका बेनिफिशियल वाला पार्ट होगा उसको भी हम कवर करेंगे, इंसेक्ट्स का। जो आपके पेस्ट वाला पार्ट होगा उसको भी हम कवर करेंगे, और कॉन्सेप्ट्स को भी हम कवर करेंगे। तो कल की क्लास में एंटो शुरू हो रहा है, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि अच्छा, तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि देखो पैथो के नाम सारे याद कर लेना। पैथो खत्म होगा तो कुछ इजी सब्जेक्ट लेंगे, जैसे कि सीड साइंस है, डायरेक्ट फैक्ट्स या डायरेक्ट चीजें यहाँ पे हैं। उसके बाद हम क्या शुरू करेंगे, एंटो स्टार्ट करेंगे। तो इतना डरने की जरूरत नहीं है, सीड साइंस बहुत इजी सब्जेक्ट था। आपको मैंने पहली क्लास में बता दिया था कि क्वेश्चन कौन से सेक्शन से आते हैं, ये भी बता दिया था कि क्वेश्चन पिछले सालों में कहां कहां से आए हुए हैं। अब आपको क्लियर है आपने कैसे पढ़ना है, क्या चीजें कवर करनी है। एडिशनल पॉइंट्स में या एक्स्ट्रा चीजों में मैंने आपको यहाँ पे फैक्ट्स दे दिए हैं, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हो, चीजों को कवर कर सकते हो। हाँ जी, पूछिए किसका क्या क्वेश्चन है, ठीक है, राइट। तो कल की क्लास में ध्यान रखना कि कल की क्लास जो होगी वो आपकी सुबह 7 बजे से होगी, ओके। हाँ जी, कोई बोल रहे हैं कि मैम एक क्वेश्चन है, बोलिए जल्दी से, ठीक है। तो कल की जो आपकी क्लास की टाइमिंग रहेगी वो सुबह की रहेगी 7 बजे की। अब इस बात को आप ध्यान में रखना, ओके। अब फिर से नए नाम आने वाले हैं, तो नए नाम याद करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाओ, ठीक है, ओके, राइट, यहां तक ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं क्या कि मैम हमें क्रैश कोर्स लेना चाहिए, फर्स्ट अटेम्प्ट है। बेटा वो तो आपकी मर्जी है ना। अगर आपको लगता है कि मेरे सारे कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो गए हैं, मुझे सिर्फ एक रैपिड रिवीजन चाहिए, तो वो लोग क्रैश कोर्स के लिए जा सकते हैं, जिसमें कम टाइम में आप फटाफट से सारी चीजें रिवाइज कर लो। और अगर आप ऑलरेडी इस कोर्स में हो, IBPS CFO में, तो इसमें तो आपको पता है कि सब चीजें आपको डिटेल में करवाई ही जा रही हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। मेरी तरफ से मैं नहीं बोलूंगी लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, बट हाँ ये मैं जरूर एडवाइस दे सकती हूँ कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपको लगता है मुझे सब कुछ आता है, मुझे एक रिवीजन की जरूरत है, एक रैपिड रिवीजन चाहिए, तो आप क्रैश कोर्स के लिए जाइए, है ना। अदरवाइज आप अभी बैच में भी तो पढ़ ही रहे हैं, ओके, ठीक है जी, ओके। चलो अब बताओ मुझे, सेशन एंड करें, फैक्ट्स कर लोगे ना, आपके भरोसे हूं मैं। आपने बोला कि मैम हम खुद पढ़ लेंगे, तो आपके भरोसे हूं मैं, ओके। बताइए अब सेशन एंड करें, क्योंकि ऐसे टाइम को वेस्ट करने का फायदा नहीं है। सारा हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है, सब्जेक्ट खत्म हो चुका है। अब हम लोग मिलेंगे कल की क्लास में, और कल की क्लास में हम एंटो शुरू करने वाले हैं मॉर्निंग में, ठीक है। तो कल की क्लास में सब लोग सुबह 7 बजे, मैंने बोला ना क्लास में चाहिए, ठीक है। सब लोग सुबह 7 बजे आएंगे और हम क्लास का डिस्कस करेंगे। चलिए, अब एक पूछ रहे हैं कि मैम सीड साइंस से कितने क्वेश्चंस आते हैं, कुछ आइडिया है। बेटा देखो, हर बार ना जो IBPS का पैटर्न रहता है ना वो डिफरेंट रहता है। यानी कि सीड साइंस से क्वेश्चन आएगा ये तो श्योर है। कितने क्वेश्चन आएंगे कोई डिफाइंड नंबर नहीं होता कि इस सब्जेक्ट से इतने ही पूछे जाएंगे या इस सब्जेक्ट से इतने ही पूछे जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। तो जो जो मैंने लेकिन आपको टॉपिक बताया ना सीड के, मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसी तरह से आप सीड को प्रिपेयर करेंगे, जिस तरह से मैंने आपको बताया। ईयर्स हो गए, ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, क्लासेस ऑफ सीड से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। सीड साइज क्या है, इसका सीड लॉट साइज क्या है, कलर क्या होता है,
किसका टैग कौन सा है, किसका साइज क्या है ना। इसके अलावा डोरमेंसी किस में कैसे होती है, टाइप्स ऑफ डोरमेंसी क्या होती है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स कौन सी हैं, क्रॉस पॉलिनेटेड कौन सी हैं, ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड कौन सी हैं, ये सारे आपके जो क्वेश्चंस रहते हैं, है ना। बाकी मैंने आपको बताए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, ठीक है। चलिए ठीक है, अब आप लोग जाइए और अच्छे से अपनी जितनी भी चीजें उन सबको रिवाइज करिए। अब हम लोग मिलेंगे कल सुबह से 7 बजे वाली क्लास में, और आप सब लोग उठो, अपना टाइम टेबल सेट करो और कल पढ़ने आ जाओ सुबह 7 बजे, ठीक है जी। कर दें क्लास एंड, बोलिए कर दूं सेशन एंड, कर दूं, बताओ। कर दें सेशन एंड, चलिए ठीक है। अब हम मिलेंगे कल की क्लास में। थैंक यू सो मच। कल से मेंटोमोलॉजी पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे कल की क्लास में। चलिए ठीक है, अब मिलेंगे कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।